everyone, I'm Kushi here and I welcome you all in this wonderful session. लोग कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि बच्चे और परिवार वाले हमारा कहना नहीं मानते, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। ये सारी चीजों की वजह क्या है आप सभी को पता है? क्योंकि लोगों को आर्ट ऑफ बिहेवियर की जो कला है वो बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो उनका होता है उसको वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चे कर देते हैं। लाखों करोड़ रुपए को वो इलाज में खर्चे कर देते हैं। लाखों करोड़ रुपए को फिजूल की चीजें खाने में खर्चे कर देते हैं और लाखों करोड़ रुपए को कहीं आने जाने में खर्चे कर देते हैं। लेकिन आप लोग इस बेहतरीन कला के ऊपर खर्च करना जरूरी नहीं समझते हैं। ये कला, आर्ट ऑफ बिहेवियर की जो कला है, ये आपको हर एक फील्ड में काम आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको तो ये महंगा लगता है, आप लोग पैसे खर्चे करना जरूरी ही नहीं समझते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, आप जितने भी लोग इस वक्त हम लोगों से कनेक्टेड हैं, चाहे वो जूम पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, जहां भी लोग अभी इस सेशन को लाइव हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी आप सभी बहुत ज्यादा लकी हैं। अपने आप को लकी समझिए कि आप लोगों को ये इतना बेहतरीन और शानदार सेशन जो है वो अटेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी को तहे दिल से बधाइयां देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है आज का, जो सेशन है आर्ट ऑफ बिहेवियर, ये सेशन मैं आपको बता दूं दुनिया भर में कोई भी नहीं लेता है और इतने कम कॉस्ट में तो कोई भी आपको नहीं लेता और इतनी ज्यादा वैल्यूज आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लीजिए या फिर कोई भी स्पीकर को देख लीजिए, ये आर्ट ऑफ बिहेवियर का ये जो कोर्स है ये कोई भी नहीं लेता है और अगर लेते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि लो कॉस्ट में आपको इतना अच्छा सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो अपने आप को लकी समझिए, ग्रेटफुल समझिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए इंसान को। तभी जाकर इंसान जो है ना उसको और चीजें अपनी लाइफ में मिलती है। छोटे छोटे चीजों से ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो अपने आप को ग्रेटफुल समझिए कि आप लोगों को इतना अच्छा, बेहतरीन और शानदार सेशन जो है वो अटेंड करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही में आज के सेशन पे आप सीखेंगे कि कैसे लोगों से अपना काम जो है वो खुशी खुशी कराया जा सकता है। तो ये सेशन का आज का टॉपिक है और यही चीजें आप आज के सेशन में सीखने वाले हैं। और मेरी कुछ रिक्वेस्टें भी हैं आप सभी से जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। पहला तो ये है कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कुछ वाकई में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो कैमरा हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति अपना कैमरा ऑन रखता है वो ज्यादा सिंसियरली बातों को समझता है और एक्टिवली बातों को समझता है। तो हमेशा कैमरा ऑन रखिए अपना। और सेकेंड ये है कि जब कभी भी आपको सेशन के बीच में कहा जाता है कि चैटिंग कीजिए, तो आपको जरूर से चैटिंग करना है, एक्टिवली चैटिंग करना है, आपको एक्टिव रहना है इस सेशन में भैया, अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो। और तीसरा ये है कि हमेशा अपने फैमिली के साथ अटेंड करें, अकेले अटेंड ना करें, अकेले ही इस चीज का लाभ ना लें, अपनी फैमिली को भी इसका लाभ लेवाएं। सो अपने फैमिली के साथ अटेंड करिए। चौथा ये है कि पेन डायरी को हमेशा अपने साथ में लेकर बैठिए। तो ये कुछ रिक्वेस्ट हैं, इनको आपको जरूर से फॉलो करना है। और हाँ, पांचवी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर सेशन के बीच में अगर आपको कुछ कॉल्स आते हैं तो उन कॉल्स को आप सेशन के बाद कृपया करके अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आपका 1 मिनट का भी डिस्ट्रैक्शन हुआ ना इस सेशन से, सो आप जो इतने देर से समझते आ रहे हैं ना वो सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी। सो मुझे कहना बस यही है कि अगर कोई भी कॉल है, मैसेजेस है, उनको आप अभी साइड पे रखिए। जैसे ही सेशन खत्म हो जाए उसके बाद उनका रिप्लाई दे सकते हैं आप बेशक से। अगर आप चाहते हैं सेशन को अच्छे से सुनना तो ये सारी चीजें जो मैंने रिक्वेस्टें बताई हैं, इन सारी रिक्वेस्टों को आप कृपया करके फॉलो कीजिएगा। सेशन के बाद ही आप कोई कॉल और मैसेजेस जो है वो जरूर से अटेंड करिएगा। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता है कि अगले महीने से हमारा पीपल स्किल फॉर लाइफ जो सेशन है वो चालू हो रहा है। कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ओनली 1000 रुपीज है। सो इस सेशन में जरूर से अपने फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन कराइए, अपने बच्चों को ज्वाइन कराइए। बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा सेशन है पीपल स्किल फॉर लाइफ। अगेन सो कहना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 50 के बाद हम लोगों को नहीं लेने वाले हैं। सो इस 50 होने ही वाले हैं बस। तो आप 50 होने के पहले अगर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पीपल स्किल फॉर लाइफ जो सेशन है 1 मार्च से हमारा चालू हो रहा है, अगले महीने से। जरूर से अटेंड करिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए देरी नहीं करना चाहूंगी और मैं बुलाना चाहूंगी वन एंड ओनली कम्युनिकेशन स्किल एक्सपर्ट एंड आर्ट ऑफ बिहेवियर एक्सपर्ट मिस्टर रमेश पटेल सर। सो सर प्लीज कम हियर एंड स्टार्ट योर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, जो इतना अच्छे से अपने अनुभव को रखे और बहुत सारे इस सेशन की शुरुआत में ही हमारे इन भाई बहनों को गाइड किए। सो थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सुहाना है।
अभी कई जगह हल्की हल्की बारिश हो रही है, बौछारें चल रही है और बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। सबसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत ही शानदार और खास सेशन में। और साथियों, हमारा भी यूट्यूब लाइव शायद नहीं है, इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और जिन्हें आप देना चाहते लिंक फेसबुक का दे दीजिए। फेसबुक में मैं लाइव हूं अभी फिलहाल। साथियों, सबसे पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तुमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिक भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। धन्यवाद। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ प्रार्थना किए। साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास है और बहुत ही एक यूनिक पॉइंट के ऊपर है और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा। साथियों, एक बार होता क्या है, पति पत्नी बात करते रहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा यादगार है, कुछ लम्हे ऐसे हैं जो हमें जिंदगी भर याद रखते हैं। वैसे हमारे एक लम्हे होते हैं जब हम परिवार बसाते हैं, मैरिज होता है, हमें उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और उसके पश्चात एक लम्हा वो आता है जहां माता पिता बनने की खुशी आती है। जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला होता है। तो वैसी दो ऐसे थे पति पत्नी जो नए मेहमान के इंतजार कर रहे थे। तो दोनों के बीच में बात चलती है, लड़का होगा कि लड़की होगी। और जितने लोग भी पेरेंट्स बन चुके हैं, माँ बाप बन चुके हैं, उन सभी को याद होगा जब आपके यहाँ नया मेहमान आने वाला था, कैसे बातें होती थी, कितना एक्साइटमेंट, कितना खुशी। अपनी माँ के जैसी होगी कि मेरे जैसे होंगे कि दोनों के जैसे होंगे। आप लोग दिन रात ये बात, और कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चे पैदा होने के पहले लड़की होगी ये नाम रखेंगे, लड़का होगा ये नाम रखेंगे, ऐसा पहले से प्लानिंग करके बैठते थे। चैट में लिख के बताएंगे ऐसे कितने कपल्स, कितने पति पत्नी थे जो बच्चों का नाम उनके पैदा होने से पहले ही सोच लिए थे। हमने तो सोच रखा था। साथियों, वो लम्हा अपने आप में बहुत ज्यादा यादगार लम्हा होता है, बहुत ज्यादा। सुरेंद्र जी, देवती जी, ऐसे कई सारे लोग लिख रहे हैं, बेला जी, राधा जी, सुरेंद्र लहरे जी। सही बात है, बहुत सारे लोग ना, एक मन में एक अलग उत्सुकता, एक अलग उमंग, एक अलग आशा, एक अलग उम्मीद रहती है। तो पत्नी पूछती है अगर लड़का होगा तो कैसे उसके साथ आप क्या क्या सिखाओगे, लड़की होगी तो ऐसा करके। पति जवाब देता है अगर लड़का हुआ तो उसे मैं अपने जैसे बनाऊंगा, उसे गणित पढ़ाऊंगा, मछली पकड़ना सिखाऊंगा, उसको बाइक सिखाऊंगा, उसको अपने ऐसे ड्रेस पहनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे अपने मन की बात को बोलता है और ये भी बोलता है जो मेरी जिंदगी मैंने नहीं कर पाया उसे कराऊंगा। ऐसा करके उसका पति बहुत एक्साइटमेंट के साथ लड़का होगा तो बात रखता है। और अगर लड़की हुई तो उसकी पत्नी पूछती है अगर लड़की हुई तो पति जवाब दे लड़की हुई, अरे लड़की हुई तो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पत्नी बोलती कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब? अरे वो सब कुछ मुझे सिखाएगी, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। लड़की पैदा होगी तो मैं उसे नहीं सिखाऊंगा भाई, वो मेरे को सिखाएगी। हालांकि चलना, थोड़ा बोलना तो हर माँ बाप लड़के लड़की दोनों को सिखाते हैं छोटे में,
लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो लड़के को बहुत सिखाना पड़ता है, लड़की खुद सीख के आती है। तो उसका पिता बोलता है, वो पति बोलता है, एक तरह से वो मेरी दूसरी माँ होगी। क्या बेहतरीन लाइन है। उसका पति बोलता है, अगर लड़की होगी ना, तो एक तरह से मैं कहूं वो मेरी दूसरी माँ होगी, और वो हमेशा मुझे अपना हीरो मानेगी, मेरे जैसा बनना चाहेगी। चाहे मैं उसके लिए कुछ करूं या ना करूं, जब भी मैं उसे किसी चीज के लिए मना करूंगा तो समझ जाएगी। और लड़का होगा तो मेरा कहना नहीं मानेगा, मैं उसको अगर कुछ समझाऊंगा तो शायद वो ना समझे, और वो मुझे हीरो नहीं, हो सके सलमान खान को हीरो माने, लेकिन लड़की होगी तो मुझे हीरो मानेगी। और अपने पति में हमेशा मेरे जैसा व्यवहार, मेरे पिता के अंदर जो गुण है उसको हमेशा ढूंढेगी, हमेशा चाहेगी मेरा पति मेरे पिता के जैसे हो, हर चीज में हो। तो उसके लिए मैं आइडियल और हीरो रहूंगा। ये जवाब देता है उसका पति कि मेरी बच्ची होगी तो ऐसा होगी। तो एक लाइन काफी अच्छा लगा, लिख लो, लड़कियां अगर होती है आपके घर में तो आपकी माँ के जैसे होती है, आपकी दूसरी माँ के जैसे होती है। फिर उसका पति बोलता है, यह मायने नहीं रखता कि वो कितने साल की हो, छोटी रहेगी 8 साल 5 साल, कोई मायने नहीं रखता, पर वो हमेशा चाहेगी कि मैं उसे अपनी बेबी डॉल की तरह प्यार करूं। अगर वो 20 साल हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी, तो भी मेरी बच्ची बोलेगी कि मैं अभी छोटी हूं, वैसे ही मेरे पिता मुझे प्यार करें। वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी। अगर कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, कुछ भला बुरा बोलेगा या कोई बोलेगी, मेरा कोई तिरस्कार करेगा, तो मेरी बेटी अकेले दुनिया से लड़ लेगी। जब कोई मुझे दुख देगा, उसे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो। पत्नी बोलती है, कहने का मतलब आपकी बेटी वो सब करेगी जो बेटा नहीं कर पाएगा। पति बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, जो बेटा रहेगा उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, परंतु बेटी इन गुणों के साथ पैदा होगी। ये भी बहुत अच्छा सीख है कि बेटा को सब कुछ सिखाना पड़ेगा, लेकिन बेटी इन सब गुणों के साथ पैदा होगी। किसी बेटी का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। फिर पत्नी बोलती है, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, वो तो अपने घर चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, अपने पति के यहाँ चली जाएगी, फिर कैसे। और बहुत सुंदर सा जवाब देता है उसका पति, हाँ, पर हमेशा उसके दिल में हम रहेंगे। भले वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन हमेशा हम उसके दिल में रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो कहीं भी चली जाए। बेटियां परी होती है जो सदा बिना शर्त के प्यार और देखभाल के लिए जन्म लेती है। और बेटियां सिर्फ एक कुल को नहीं, दोनों कुलों को रोशन करती है, एक अपने पिता और एक अपने पति। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे यहाँ अगर भगवान की मर्जी हो तो बेटी ही आए। ये एक पति का जवाब होता है। और एक बहुत सुंदर सी लाइन फोटो के नीचे आप देख सकते हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, जो घर खुदा को पसंद हो वहां होती है। तो जितने लोग के घर में बेटियां हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत खुशनसीब है कि आपके घर में देवी और लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का वास है। तो साथियों, गर्व करो और उनको वो संस्कार दो, वो उनको व्यवहार दो जो शायद आपको भी नहीं मिला है, या आपको आपके पिता से, आपके माँ से, अपने परिवार से जितना मिला है, आपने अपने जीवन में जितना अनुभव लिया है, उससे कहीं ज्यादा उसको देने का प्रयास करो। आज के दौर पे मेरा व्यक्तिगत अनुभव, कई सारे घटनाएं, न्यूज, आसपास के लोग को देखता हूँ, बेटियां ज्यादा अपने माता पिता का देखभाल कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनका नाम गर्व से ऊंचा कर रही है। तो आज का हमारा ये सेशन शुरुआत है उन बच्चियों के लिए जो अपने माता पिता के गोद में है, आंचल में है, और माता पिता उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सत्कार से अपना पूरी संस्कार दे रहे हैं। साथियों, मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चे होने के पहले तो बहुत सारी आशा और उम्मीद रहती है, लेकिन आजकल क्या हो गया है,
माता पिता बनने के पहले बहुत खुशी, बच्चे आते तो बहुत खुशी, 4 साल 5 साल माँ बाप बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप के हाथों के कंट्रोल हो रहे हैं, अनकंट्रोल। मतलब बच्चे आजकल माँ बाप का कहना नहीं मान रहे। जो उन लोग उम्मीद किए थे, जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे, जो आशाएं थी, जैसे जैसे आज लड़का हो या लड़की बड़े हो रहे हैं, वो उम्मीदें, वो आशाएं टूट गया। क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। किसी को गाड़ी लेने की जिद, किसी को मोबाइल लेने की जिद, किसी को अच्छा ड्रेस का, किसी को अच्छा मतलब खाने का। माता पिता परेशान है कि इनको कहे समझाऊं। कोई क्रिकेट खेलने गया है तो शाम तक नहीं आया है, कोई मोबाइल के साथ बिजी है, कोई सहेली के साथ गई है। माता पिता कुछ कहते हैं, चिल्ला के जवाब देते हैं। आप अनुभव नहीं कर सकते, जो सपने आपके लिए देखे थे, जो उम्मीदें थे, उस पर कितना लगातार चोट पहुंचता है। तो जितने बच्चे लोग देख रहे हैं, अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए, उन्हें चोट मत पहुंचाइए, उनके सवालों का जवाब प्रेम पूर्वक दीजिए, उनसे बहस मत करिए, उनसे जुबान मत लड़ाइए, उनका तिरस्कार मत करिए। क्योंकि आप उनकी आशा है, आप उनकी उम्मीद है, आप उनकी खुशी है, आप उनका अरमान है। साथियों, बहुत सारी बातें करना है, टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा ये आर्ट ऑफ बिहेवियर सेशन आपके खास बच्चों के लिए है, ताकि वो आपके प्रति समर्पित रहें, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। कबीर जी का एक दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह तन की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। सबसे बड़ी गुरु है आपकी माँ। आपका पूरा जीवन विष से भरा हुआ है, पूरा का पूरा आसपास गलत धारणाएं फैली हुई है, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सोशल मीडिया हो। कहीं भी आपको जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो आपको माँ से जो मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल पाएगा। तो अगर गुरु बनाना है तो सबसे पहले अपने माता को गुरु बनाइए। कबीर दास जी इसी बात को कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर क्या है, विष से भरा हुआ है, और सिर्फ एक ही अमृत की खान है, वो है आपका गुरु। गुरु किसी भी बना सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर गुरु मिले और शीश देना पड़े, सर को काट के रखना पड़े, तो भी ये मानिएगा कि वो सस्ता है, महंगा नहीं है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा, अगर गुरु बनाना है तो अपने माता पिता गुरु बनाइए। उससे अच्छा गुरु आपको कोई नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। तो आप सभी अपने डायरी में जरूर लिखिए, गुरु सबसे पहले बनाना है माता पिता, और गुरु का कहना पत्थर की लकीर होना चाहिए। सिर को देना पड़े तो भी उसकी आज्ञा का पालन करो। चिल्लाना गुस्साना बिल्कुल नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। और एक बहुत अच्छी लाइन है, जो सीखता है वह जीतता है। अगर सीखने को, अगर आपको कहीं कुछ मिल रहा है, तो सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी भी 3 चीजों की परवाह ना करें। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके मेंटोर हो, कोई भी व्यक्ति रहे, 3 चीज हमेशा देने के लिए तैयार है। सबसे पहले समय। अगर आपके माँ बोल रही इतना समय उठना है बेटा, उठिए आप। नींद को त्यागो, चैन को त्यागो, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, कामयाब इंसान बन पाएंगे। तो समय को कभी मत देखो। अगर आपके गुरु बोल दिए ना, आपकी माँ बोल दी, आपके पिता बोल दिए, आपके भाई बोल दिए, जो जिसको आप गुरु मानते हो, समय मत देखो। दूसरा, अगर पैसा खर्च हो रहा है तो कभी भी गुरु की बात और ज्ञान प्राप्ति के लिए पैसे की फिक्र मत करो। एक बात याद रखना, जो ज्ञान है, जो तजुर्बा है, वो आपके भविष्य में कई गुना पैसा कमा के देगा, और जो पैसे गंवाने वाले हैं उसको बचाएगा। तो पैसे खर्च करना पड़े तो बिल्कुल मत घबराइए। तीसरा, दूरी तय करना पड़े। कहीं ज्ञान की बातें, कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000, 2000, जितना दूरी तय करना पड़े, आप दूरी तय करके जाइए और ज्ञान हासिल करिए। वही सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा, सोना, चांदी, जमीन जायदाद, वो सब दूसरे के। सोना कहीं और रखा है, पहनोगे तो आपके रहेगा, कोई छीन लेगा। जमीन आज आपकी रजिस्ट्री है, किसी और की रजिस्ट्री हो जाएगी।
पैसा कल आपके हाथ में था, आज आपके हाथ में, परसों किसी और के हाथ में होगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, दुनिया का कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, और जितना खर्च करेंगे उतना आपके पास वो बढ़ते जाएगा। ये आप लीजिए, आप जहां से मिले ये आपको प्राप्त करना है। इसीलिए जैसे खुशी ने कहा, पीपल स्किल फॉर लाइफ। ये मेरा शानदार सेशन आने वाला है पूरे मार्च महीने में। हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर कम्युनिकेशन स्किल, अपने बातचीत की कला को कैसे आप विकसित करें। आप जैसे खुशी की बातचीत कला को देखते होंगे, कितना फाइन है, कितना अच्छा है, कितना सुलझा हुआ है, कितने बेहतरीन तरीके से अपने बातों को रखती है। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी किस प्रकार मूवमेंट करे, किस शब्दों में कैसा आपका हाथ पैर आंख का मूवमेंट हो, ये स्किल सीखने को मिलेगा। जैसा आप खुशी को देखते हैं, पब्लिक स्पीच, हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, करोड़ों की भीड़ हो, बिना डरे माइक लिए आप अपनी बातों को दम से रख सके, ये आपको सीखने को मिलेगा। फियर ऑफ स्टेज, आप स्टेज से, मंच से, माइक से कई लोग डरते हैं, कांपते हैं, घर में गली मोहल्ले में तो बुझक बिकर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन जैसे स्टेज में जाते हैं हवा निकल जाती है। साइकिल में जैसे होता है, बाइक में होता है, जैसे कार का टायर में हवा, वैसी हवा फुस करके निकल जाती है। वो डर आपका दूर होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनने का तरीका, आपका दिखने का तरीका, सारा विकास होगा इस सेशन में। शानदार 1 मंथ का सेशन है और इसमें मैं लेके आ रहा हूं अपनी पूरी जिंदगी, 11 साल का अनुभव। बहुत सारे पुस्तक आज भी रीड कर रहा हूं। ये सारे अनुभव लेने का मौका आपको मिलेगा सिर्फ 1000 में। और जिसको भी आना है, जिसको भी इसको ज्वाइन करना है, जल्दी करें, क्योंकि 50 की सीट भरने वाली है। 50 के बाद फिल नहीं करूंगा। मेरा एक्सिस अकाउंट, मेरा SBI अकाउंट, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, इसमें भीम, गूगल और पे चलता है। खासकर फेसबुक वाले 9329403907, 9329403907, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है 7000292621। साथियों, ये सेशन बहुत आपकी जिंदगी को पूरा बदल देगा। जैसे आर्ट ऑफ बिहेवियर को देख रहे हैं, लगातार आपके अंदर चेंज हो रहा है, आपके परिवार के अंदर चेंज हो रहा है, आपकी सफलता बढ़ रही है, आपका क्लोजिंग बढ़ रहा है, आपके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। वैसे ये सेशन आपके कंप्लीट जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि ये सेशन मेरी जिंदगी को बदला। कई लोग जानते हैं, जब मैं स्टेज में जाता हूँ कितने अच्छे से अपनी बातों को रखता हूँ। आज जूम में तो आप देख ही रहे, मैं एकदम गरीब परिवार से, एकदम आम परिवार से, कभी मेरे खानदान में कोई माइक नहीं पकड़ा, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है। लेकिन आज मैं इसके बदौलत, आर्ट ऑफ बिहेवियर और पीपल स्किल फॉर लाइफ के बदौलत आज आपके लोग के सामने। थैंक यू साथियों। एक कहानी किसान की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जो जिंदगी में आपको बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ी सीख देगी। एक बार क्या होता है, किसान जो होता है वो अपने खेत को देखता है और उसका मन उब जाता है कि भाई मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा, मैं इसको बेचूंगा, यहाँ अच्छा नहीं है, किसी और जगह जाके मैं घर बना लूंगा, खेती बाड़ी ले लूंगा, लेकिन ये सब खेत मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाता है। प्रॉपर्टी डीलर को बुला के अपना पूरा खेत दिखाता है, 10 एकड़ का, वहीं एक घर बना रहता है। और दिखाते दिखाते बोलता है, देखो ना इस कमेड़ को, कितना ऊपर खाबड़ है, चलने में परेशानी होती है, मैं बेचना चाहता हूं। एक तालाब रहता है, देखो इस तालाब को, कितना गंदा पानी है, ठीक है, पेड़ किनारे किनारे उगे। तालाब दिखाता है, कुआं दिखाता है, देखो कुएं को, झाड़ वाड़ उगा है। ऐसे करके बहुत सारे अपने दहिहान को दिखाता है, या गाय भैंस रहता है, कोठा को, देखो ये कोठा गंदा रहता है, मेरे को बहुत दिक्कत होता है। पेड़ पौधे दिखाता है, कटी झाड़ियों को दिखाता है। वही पास में पहाड़ रहता है, देखो पहाड़ कितना दूर है, गाय लोग को चराने में कितना तकलीफ होता है। ऐसा करके हर चीज में वो दिक्कत और परेशानी को बताता है। प्रॉपर्टी डीलर बोलता है ठीक है, तय होता है कितने में आप निकाल सकते हैं इस 10 एकड़ को। प्रॉपर्टी डीलर चला जाता है और बोलता है जाते जाते, मैं एक काम करता हूँ, कुछ दिनों बाद मैं कुछ ग्राहक लाता हूँ। चलो चला जाता है। अगले दिन किसान अपने घर बैठे रहता, पेपर आता है, ये हाल ही की घटना है और सच्ची घटना है। तो घर बैठा रहता, पेपर वाला आता है, पेपर दे देता है। जैसे आप जानते हैं, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, लगातार इस मंगला में शहरीकरण बढ़ रहा है, लगातार लोग अपने खेत बेच रहे हैं। वैसी वो गांव रहता है, उस किसान के द्वारा गांव में रहता है। तो वो पेपर आता है, पेपर पढ़ता है, तो इसको बेचकर दूसरी जगह जाना चाहता था। एक सुंदर सा इश्तिहार मिलता है, एड मिलता है
कि आपके पसंद की प्रॉपर्टी शानदार खेत के साथ और घर के साथ ऐसा करके उस एड को बहुत पढ़ता हूं, उसका बहुत अच्छा लगता है कि अरे ऐसी खेत और ऐसी मकान की तो मुझे जरूरत था। बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मोबाइल मंगाता अपने बेटे से, बेटा मोबाइल ला, तो एक एड आया है मस्त, इस खेत को लेते हैं, इसको बेच देते हैं, बहुत कंझट है यहाँ करके। फोन लगाता है, अगला व्यक्ति फोन उठाए, हाँ जी बोलिए, हाँ आपका एड देखा, मुझे एड काफी पसंद है, मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं। तो जो एड दिया रहता है फोन उठाता है, बोलता है अरे आप, तो बोलता है आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं वही प्रॉपर्टी डीलर हूं जो आपके यहाँ आया था, आपने मुझे बताया अपना खेत बेचना है, तो मैं आपके खेत का हिस्सेदार दिया हूं। वो किसान अब चका जाता है कि अरे इतना सुंदर एड, जिस खेत की मैं बुराई करता हूं, जिस खेत को मैं उजड़ापन मानता हूं, गड्ढे मानता हूं, उसका इतना सुंदर एड दिया है। शानदार आपके सपनों का घर मिलेगा पहाड़ के पास, प्राकृतिक वादियों के बीच में, जहां कुआं है, तालाब है, शानदार जानवरों को रखने का जगह है, मेड़ है, ऐसा करके बहुत सुंदर एड रहता है। तो किसान फोन काटता है, और फोन काट के आंख बंद करके सोचता है, हे भगवान मैं कैसा इंसान हूं कि मेरे पास इतनी कुछ चीजें हैं और मैं इसको बोझ समझता था, खराब समझता था। इस कहानी का नाम है जिंदगी को दूसरे के नजरिए से कैसे देखें। आपके पास जो है वो कई लोग का सपना है। आपके जैसे पहनना, आपके जैसे खाना, आपके जैसे घर में रहना, आपके जैसे परिवार, आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे बीवी, आपके जैसे पति, कई लोग का सपना है। आप खामखा इसको आप तुच्छ मार रहे हैं। कई लोग की खुशी, कई लोग की समृद्धि आपके जैसे पाना है। तो जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, उसे और बेहतर करने में लगाइए। शिकायत करोगे, जिंदगी भर शिकायत करते जाओगे, लेकिन जो मिला है उसको बेहतर तरीके से और अच्छा करोगे और खुश रहोगे, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको ही मिलेगी। जैसे आप किसी के बच्चे को देखते होगे तो आपको लगता होगा खास मेरा बच्चा उसके बच्चे जैसा होता। गलत। काश मेरा बच्चा उसके जैसे पढ़ाई में आगे रहता। गलत। काश उसके बच्चे जैसे मेरा बच्चा सुंदर होता। गलत। काश उसका बच्चा काश उसके बच्चे जैसे मेरा बच्चा कहना मानता। गलत। आप ये नहीं जानते, उसके घर में आप 1 महीना रहो, आपको आभास हो जाएगा कि मेरा बच्चा उसके बच्चे से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बात कही गई है, दूर के ढोल सुहावने होते। और आपके रिश्ते जो मिला है अब इस जन्म में नहीं बदल सकते, उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति वही रिश्ते के रूप में आपको मिले। तो जो आपके पास है, आपकी माँ, आपके पति, आपके पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, ये जो भी रिश्ते हैं, इसी रिश्ते को बेहतर करना है, इसी रिश्ते में आपको खुश रहना है, शिकायत बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि आपके पांव में जूते नहीं है तो अफसोस मत करिए भाई साहब, क्योंकि दुनिया में कई लोग के पांव में तो कई लोग के तो पांव ही नहीं। वही आपके पास कम से कम बेटी तो है, भले जैसे है, कई लोग की तो बेटी नहीं है। अरे आपके पास बेटा तो है, अरे कई लोग का तो बेटा नहीं है। अरे छोड़ो, एक संतान है, कई लोग का तो कोई भी संतान नहीं। आज भी लोग बच्चे के लिए दुआ, प्रार्थना, ताबीज, जौबीज, यात्रा व्यात्रा, भगवान पूजा, पंडित पाठ कितना कर रहे हैं भाई। तो हमारे पास जो है वो सबसे अनमोल है। ऊपर वाले का शुक्रिया, धन्यवाद। इस प्रकार से जियोगे। इसीलिए बोलता हूं, अगर उस रिश्तों को बेहतर करना है, लोगों को ठीक करना है, व्यवहार अच्छा रखना है, आर्ट ऑफ बिहेवियर में आइए। और अपनी सफलता को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन स्किल में आइए, ताकि आपके रिलेशन और आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाए। साथियों, लोक व्यवहार देने का मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले इंसानियत। लोग आजकल इंसानियत भूल रहे हैं। ममता, दया, प्रेम, करुणा आजकल खत्म हो रहा है। लोग किसी को देखते हैं वीडियो बना रहे, एक्सीडेंट का वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे हैं।
इंसानियत खत्म, कोई तकलीफ में इंसानियत खत्म, तो इंसानियत आपके अंदर जिंदा रहे, परिवार ना टूटे, एकजुट रहे। मैं कल ही एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो एक अच्छी लाइन बोले, जो गुजराती लोग होते हैं ना, वो लोग संयुक्त परिवार के होते हैं। और मेरे भी कई सारे पहचान के हैं, जैसे अजंता शामिल बिलासपुर से, काफी बड़े उनकी फैमिली है, जिसका पाटीदार भवन है, अगर जानते हो, दूसरापुर के पास में है। तो साथियों, उन लोग से मेरा अच्छा परिचय है। तो वो लोग ना संयुक्त परिवार रहते हैं और काफी ज्यादा मिल के रहते हैं। तो हमारा आज समाज ना, हमारा आज परिवार टूट रहा है, शादी हो रहा है, अलग हो रहे हैं और तकलीफों से गुजर रहे हैं। अभाव है पैसे का, खुश नहीं है इंसान, खा रहे जी तो रहे लेकिन खुश नहीं है, टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, लेकिन खुश नहीं है। वो मेरा उद्देश्य है कि परिवार ना टूटे, संयुक्त परिवार। परिवार के विवाद के कारण हत्या और आत्महत्या न हो। आज सबसे बड़ा भारत सरकार के लिए सोचने की जरूरत है कि परिवार विवाद के कारण हत्या क्यों हो रहा है। एक जमीन के कारण हत्या हो जाता है, एक परिवार में बच्ची को कुछ बोल दिया जाता है, सुसाइड कर लेता है, पत्नी को कुछ बोल जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेती है। परिवार विवाद ना हो और कोई इंसान ना मरे, मेरा ये उद्देश्य है आर्ट ऑफ बिहेवियर को लाने का। बच्चों को संस्कार, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते वो कहना माने, उसके आदर्शों, उसके शिक्षा का फॉलो करे, पालन करे, ये मेरा उद्देश्य है। सफलता के लिए बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत संघर्ष करें, मेहनत करें, उसके बावजूद भी अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो रहे। उनको सफल बनाने का मेरा आर्ट ऑफ बिहेवियर सेशन लाने का मतलब, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हमारा देश, जब मुगलों ने, ठीक है, आक्रमण नहीं किया, अफगानों ने, यूनानियों ने आक्रमण नहीं किया, तो उससे पहले हमारा भारत देश विश्व गुरु था, सबसे ज्यादा शिक्षित था। 6वीं शताब्दी हम जाते हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित था, 97% शिक्षित थे हमारे लोग। गुरुकुल की प्रथा था। विश्व गुरु बनाने का मेरा उद्देश्य है फिर से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। वो पॉसिबल है व्यवहार से, क्योंकि पता है हमारे ऊपर पूरा राज किए हैं बाहर के लोगों ने आके। 1300 साल भारत के अलग अलग कोने गुलाम बना रहा और हमारे देश को लूट के ले जाते रहे। क्यों? क्योंकि हमारा आपसी फूट भाई भाई में नहीं बन पाता था, एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन। अब फिर से परिवार पे एक करना है, ताकि हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से हम गर्व से कह सके हम गरीब नहीं है। माता पिता की सेवा करने के लिए सेशन देने का मेरा उद्देश्य है, महिलाओं का सम्मान करने के लिए, ताकि महिलाओं का उचित सम्मान कर, हमारी आने वाली पीढ़ी आज महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो सम्मान करे, उसको देवी की जैसे पूजे माने, इसलिए सेशन लेके आया हूं। फिर दुनिया में, पूरे विश्व में 2% लोग हैं जो इस कला को जानते हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग, 2% लोग बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। पता है, कोई व्यक्ति अगर छोटा मोटा काम करके 1,00,000-2,00,000 कमा रहा महीने का, वो सफल नहीं है। सफलता का एक्चुअल मतलब यह है कि आपके द्वारा कितने लोग रोजगार पा रहे हैं और आपके द्वारा कितने लोग की जिंदगी बन रही है। और आजकल पता है, लोग व्यक्तिगत सफलता लेते हैं तो उसको सफलता कहते हैं। नहीं, मेरी परिभाषा में सफलता है क्या, आपके द्वारा कितने लोग रोजगार पा रहे हैं और आपके द्वारा कितने लोग आपके माध्यम से जिंदगी बदल रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य है। एक छोटी सी कहानी, आज पता है, आज जितना जानवर ईमानदार है ना, मुझे कहना पड़ता है, वो इतने इंसान उतना ईमानदार नहीं है। इसकी एक कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। कुतुब मीनार बना है, जानते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, लेकिन नहीं, वो विष्णु भगवान का था। खैर उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसको मॉडिफाई बस किया था। खैर, तुर्क लोग जो थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्की था, वो क्या खेलता था पता है, बुजकशी खेल खेलते थे लोग। बुजकशी खेल से मतलब पता होता है, बकरे को मार देना, उसे सिर को फुटबॉल के जैसे घोड़ा में बैठ के धकेलना, ऐसा कुछ था। तो साथियों, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना, वो अजमेर में विद्रोह किया, उसके बाद राजस्थान की ओर गया आक्रमण करने के लिए, और वहां एक राजा था, राजकुंवर सिंह को बंदी बना लिया और उसको पकड़ के वो ले गया, पंजाब ले गया, ठीक है, और उसका घोड़ा सुब्रक को भी ले गया, लाहौर जो पंजाब में है, अभी पाकिस्तान में हो गया है, तो वहां ले गया वो। और वहां ले जाने के बाद उसको मारना चाहा, किसको, राजकुंवर कर्ण सिंह को। और ये लोग डिसाइड किए कि उसका गला काट के हम बुज कसी खेल खेलेंगे, और जंजीर में बंधा था राजकुंवर कर्ण सिंह। इसको देखा सुब्रक, और सुब्रक के ऊपर बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक,
इसी में बैठ के मैं खेलूंगा, जबरदस्त घोड़ा है। वो शुभ्रा घोड़ा इतना ज्यादा विचलित हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को नीचे गिरा दिया और अपने खूर में पैर में कुचल कुचल के उसको बहुत मारा, वो वही खत्म हो गया। और जो राजा था, जो बंदी था, अपने आप को छुड़ाया और तुरंत चढ़ा घोड़े के ऊपर और घोड़ा उसको सरपट लेके तुरंत वहां से निकल गया। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, उसका पीछा करने का प्रयास किए, नहीं कर पाए और घोड़ा दौड़ते दौड़ते गया। 3 दिन तक लगातार दौड़ते रहा राजस्थान आने के लिए। और जब वो महल के पास आया तभी रुका। राजा ने प्यार से हाथ फेरा धन्यवाद देने के लिए, वो खड़ा का खड़ा रह गया और वो एकदम बेजान के जैसे गिर गया। 3 दिन तक दौड़ते रहा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतना ज्यादा स्वामी भक्त था जो उसका घोड़ा था, सुभ्रक घोड़ा। मुझे कहना पड़ता है इस कहानी को लेकर मैं क्यों आया, क्योंकि आज हमारे खून के रिश्ते, हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, हमें वो मान नहीं दे रहे हैं जिसका हम अधिकारी हैं या हम बचपन में उनका जो किए। जानवर इतना ईमानदार है तो जितने बच्चे सुन रहे हैं, आप फिर अपने माता पिता के लिए ईमानदार क्यों नहीं हो? इनका तो कोई खून का रिश्ता नहीं, कहां जानवर, कहां राजा कुंवर कर्ण सिंह और कहां सुभ्रक घोड़ा। 3 दिन तक दौड़ने के बाद प्राण को अपना दे के, अपने जान को दे के अपने मालिक की जान बचाए। सोचो तो आप वहां पे रहते क्या होता, सर कटने वाला है, उस सर का गेंद के जैसे खेल खेलने वाले हैं, ब्रूस खेल, और वहां पे उसका घोड़ा था, कैसे बचाया होगा सोचो आप। ये कहानी बताती है कि जानवर से क्या हम बदतर हो चुके हैं। तो साथियों, आपको अपने रिश्तों को बनाना है, न किसी को मारना है न मरना है। जीवन जीने का तरीका, आभार व्यक्त करने का तरीका हमेशा आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहिए आप। ये कहानी मैं किसी दिन और सुनाऊंगा, राजा और मंत्री वाला। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की ओर। ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदले, ये सबसे अच्छा सेशन है और मेरे जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ, ये सेशन ने बदला है मेरी लाइफ को, मेरे परिवार की लाइफ को। वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दे, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपके बच्चे हो। और इस सेशन को बड़ा ध्यान से समझिए, पेन और डायरी जरूर लेकर बैठिए आप, बहुत मजे आने वाला है। मैं सवाल और जवाब करूंगा। तो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे हमें करना चाहिए कि कोई भी आदमी आपका काम खुशी खुशी कर दे। और कोई व्यक्ति अगर किसी को अपना काम खुशी खुशी करा रहा है, उसको हम एक आम भाषा में कहते हैं लीडर, नेतृत्वकर्ता, मुखिया। तो मुखिया आप अपने घर में बनिए। और जो लोग, जो माता पिता अपने बच्चों को अपना काम खुशी खुशी कराते हैं, वही बच्चे आगे चल के बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माँ बाप को साथ में रखते हैं। जो व्यक्ति अगर सेल के फील्ड में है, अगर अपने जूनियर को कोई काम खुशी खुशी कराता है, वही व्यक्ति भविष्य में डायमंड बनता है और बड़े अचीवमेंट, बड़े पैसे कमाता है। वो तरीका क्या है? चाहे वो कोई हो, आपका बच्चा हो, कर्मचारी हो, टीम हो, परिवार हो, कोई पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, अजनबी हो, जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका काम वो खुशी खुशी कैसे करेगा। डांटने से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है? डांटना नहीं है। धमकाने से आपका काम नहीं बनेगा, चिल्लाना धमकाना से। और माँ बाप लोग यही करते हैं, डांटते हैं, जोर से चिल्लाएंगे, क्यों, तेरे को बोली थी, कैसे नहीं की, हमेशा ऐसी करती है। ऐसे कई लोग तो मारूंगी नहीं तो कहना नहीं मानेगा। डांटने मारने से काम नहीं चलेगा। ऊंची आवाज में बात करते हैं, पता नहीं लोग का ताकत कहां से आया था माँ बाप, ऊंची आवाज में। जो माता पिता ऊंची की आवाज में बात कर रहे हो ना, समझ लीजिए जब आप बुढ़ापे होंगे तो वो ऊंची आवाज में बात करेंगे तो कैसा आपको लगेगा। अभी वो आपके बच्चे हैं, चिंता मत करिए, जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा होगी ना तो वो बड़े हो जा रहेंगे और आप बच्चे बन जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आज अपने टीम को डांट रहे हैं, चिंता मत करिए, उसका अचीवमेंट बड़ा होगा ना, वही बड़ा होगा, फिर आपके साथ क्या करेगा। तो डांटने से, चिल्लाने से, धमकाने से कोई आदमी आपका कहना नहीं मानेगा, आपके काम को खुशी खुशी नहीं करेगा। सजा देने से, पकड़ के चिचिया के हाथ को दरवाजे में बंद कर देना, सजा दे देना, उससे बच्चे लोग नहीं सुधरते हैं। ये देखा गया है, जितने लोग सजा दिए हैं
हम लोग बोलते हैं डेना ला धर के खींच दीजिए, है ना, मतलब बाह को धर के खींच दिया। वही बच्चे भविष्य में बड़े होकर अपने माँ बाप के बाह को धर के खींचते हैं। ये मैंने देखा है, कई जगह लाइव देखा। चिल्लाने से काम नहीं करेंगे, मारने से काम तो और नहीं करेंगे भाई। ये सारा चीज कौन करता पता? अ स्टूपिड कॉमन मैन, एक मूर्ख आम आदमी जिसको लोक व्यवहार की कला नहीं पता है। और 98% लोग ये कला जानते नहीं। ये आम लोग हैं जो जगह जगह, मोहल्ले, गली, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। बहस से, तर्क वितर्क करोगे, बहस करोगे, कोई आपका काम। जब आपके बच्चे 12 साल से बड़े हो गए, बहस करना बंद करो, उसको बच्चे मानना बंद करो, दोस्त बनाओ और उसकी राय लेना चालू करो। जब आपका जूनियर आपका डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर 50 सेल कर लिया, उसको दोस्त मानो, उसको हमराज मानो, तब वो आपका कहना मानेगा। नहीं तो फिर वो बड़ा होगा तो फिर आपकी क्या हाल करेगा। पैसे लालच देने से कई माता पिता इतने ज्यादा आजकल ना, क्या बताऊं। बच्चा बाइक का डिमांड कर रहा है, 1.5 लाख की बाइक दे दी। बच्चा चॉकलेट का डिमांड कर रहा है, 50 रुपए दे दिए। बच्चा खिलौने और कपड़े का डिमांड करे, तुरंत ले दिए। लालच देने से वो आपका कहना नहीं मानेगा। क्या वो तरीका है? जानना चाहते हैं आप लोग? क्या वो तरीका है जिससे लोग खुशी खुशी आपका काम कर दे? चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो, कर्मचारी हो, टीम हो, यहां तक कि जानवर भी। क्या तरीका है? सामने वाला व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वो आपका काम खुशी 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 कर दे। तरीका आप जानना चाहते हैं साथियों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त, और ये हर व्यक्ति को रोज सामना करने का ये मौका मिलता है। ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदले वह तरीका जिससे लोग खुशी खुशी आपका काम कर दे। बहुत सारे तरीके हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक पिता रहता है, उसकी बच्ची रहती है, ठीक है। उसके आंगन में नाशपत्ती का पेड़ रहता है। और वो ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाने के पहले वो अपने बच्ची को बोल के जाता है कि देखो ऑफिस आऊंगा, नाशपत्ती पक जा रहता है, जितना नाशपत्ती है टोकरी में उठा के एक किनारे में रखना, और एक भी देखूंगा बहुत मारूंगा, एक ठो देखूंगा एक झापट मारूंगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं गिरा रहेगा तो तुमको इनाम दूंगा। और रोज वो बेचारा आता है, रोज वो बच्ची को मारता है, क्योंकि जितना उठाना था उठा गया था। उसको उठाते साथ या उठाने कुछ देर पहले गिर जाता तो खेलते रहती, खेलने में भी धुन रहती थी, उसको पैसा भी नहीं मिलता था, मार भी पड़ता था। अब वो तरीका चेंज किया। अब क्या बोला? अगर एक नाशपत्ती गिरा रहेगा जमीन पे, अब मारूंगा नहीं, अब तुम मेरे को $1 पैसा देना, यानी ₹1 मुझे देना। अब पैसे का डर बच्ची को कि अब ये मेरे से पैसे लेंगे मेरे पापा, तो उसके आने के पहले खेलना उसका बंद। वो वही पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसी गिरता था एक नाशपत्ती कूद के उठाती थी, क्योंकि हर आदमी को पैसे से मोह होता है, उस बच्ची को भी पैसे से मोह था। मुझे $1 देना मत पड़े। तो एक तरीका है, कोई आदमी आपके काम को खुशी खुशी कर दे, न दबाव में करे। एक पिता का एक तरीका था। एक और तरीका है, आप लोग इसका नाम जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़े योद्धा थे, फ्रांस के थे। इनका तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका कहना था, अगर किसी पे राज कर सकते हैं तो मनुष्यों पर खिलौने से ही राज किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है। खिलौना क्या है? प्रेम, अपनापन, प्रोत्साहन, ये खिलौना है, हथियार से नहीं। हालांकि ये योद्धा था, लेकिन क्या बोला कि दुनिया को अगर गुलाम बनाना है, राज करना है, शासन करना है, हथियार से नहीं कर सकते, खिलौने से कर सकते हैं। हंसी ठिठोली मजाक, हथियार से नहीं। एक बार की बात है, नेपोलियन अल्पस पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, आप यूट्यूब गूगल में सर्च करके देखिएगा, अल्पस पहाड़ को चढ़ने का प्लान किया अपनी पूरी सेना को लेकर। और अल्पस पहाड़ जा रहा था, तो अल्पस पहाड़ के पहले एक झोपड़ी दिखी जहां पानी पीने के लिए
नेपोलियन बोनापार्ट अपने पूरे सेना के साथ रुका। तो वो देखी बुढ़िया, बोले कहाँ जा रहे हो तुम? बोलता है माँ आशीर्वाद दो, मैं अल्पस पहाड़ को पार करने जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत बोली अरे ये क्या काम कर रहा है बेटा, जो भी अल्पस पहाड़ गया है मैं दोबारा उसको वापस आते नहीं मिला। इतना दुर्गम स्थान है, इतना चढ़ाई ज्यादा है, पानी खाना कुछ नहीं मिलता, वहां कोई आदमी आज तक जिंदा नहीं बचा है। उसकी पूरी सेना में खलबली मच गई, अरे दादा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये मरवाए गए तो खुद मरेगा, हमको ही मारेगा, नहीं जाएंगे। नेपोलियन ने कहा अगर हम अल्पस पहाड़ पार करते हैं, पूरी दुनिया हमारा बहादुरी का नाम लेगा कि जिसको किसी ने पार नहीं किया हमने किया। इतिहास में तुम सारे लोग मेरे साथ अमर हो जाओगे, पूरी दुनिया में बात फैलेगी हमने अल्पस पहाड़ पार कर लिया, इसका श्रेय, इसका जीत का सेहरा मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे बहुत सारी बातें की कि लोगों के अंदर जोश भर गया। क्या आप कायर हो सकते हैं? जो कोई नहीं किया उसको हम करके दिखाएंगे, हम कायर नहीं है, जो कायर है यहां से भाग जाए, और जो चाहता है पुरुषार्थ अपने आप को कहलाना मेरे साथ चले। ऐसे बहुत सारी बात कही, मतलब वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दे। वो चाहता तो क्या बोलता, तुम मेरे सब सेना हो, अगर गए वापस सबको मार दूंगा, कोई बच के नहीं जाएगा, ये भी बोल सकता था। लेकिन उन्होंने लोगों के अंदर प्रेरणा जगाया और फाइनली उन लोग अल्पस पहाड़ क्यों निकल पाए। एक पहाड़ दिखा, सैनिक ने बोला कि और कितना दूर है पहाड़, ये छोटा पहाड़ पार करने के बाद और है क्या? ऐसा करके सैनिकों ने बोला हाँ हाँ ये छोटा पहाड़ के पीछे और पहाड़ है। और उस छोटा पहाड़ को पार करके गए आगे। तो उसी सेना ने बोला कि महाराज यहां तो कोई और पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अल्पस पहाड़ तो हम पार करके आ चुके। पार करके चुके मतलब, अरे वो जो छोटा पहाड़ तुम लोग बोल रहे थे ना, वही तो अल्पस था। क्योंकि नेपोलियन बार बार बोला था अरे एक उससे पहले एक छोटा पहाड़ आएगा जिसे हमको पार करना, फिर बड़ा पहाड़ आएगा, तो जो भी पहाड़ आएगा ना उसको बड़ा मत मानना, वो बड़ा नहीं है, वो अल्पस नहीं है, वो छोटा पहाड़, उसको छोटा पहाड़ नाम दे दिया। तो क्या टेक्निक था, पूरे विश्व में अल्पस पहाड़ को नेपोलियन और उसकी सेना नहीं पार किया साथियों। तो ये कुछ तरीके हैं, और इन्होंने पता है अलग अलग व्यक्ति को, जिसकी सेना था ना, अलग अलग पद दे दिया था। तुमको मैं मंत्री का पद दूंगा, मैं तुमको व्याख्याता का पद दूंगा, मैं तुमको सलाहकार का पद दूंगा, मैं तुमको सेना का मुख्यालय तोप वाला संभाल दूंगा, ये दूंगा, वो पूरा सब सैनिकों को पद दे दिया हो। उनको मरने से ज्यादा पद प्यारा लगने लगा, अरे बच गए तो ये पद मिलेगा। और सचमुच में नेपोलियन जब वहां अल्पस पहाड़ पार किया तो जितने लोग से वादा किया तो सारे वादे को निभाया। दैट इज अमेजिंग तरीका कि आप लोगों से ऐसा कुछ बोलो जिससे वो आपका काम खुशी 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 कर दे। कुछ कुछ तरीके हैं। ये जो स्लाइड है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। काश कोई मेरे बचपन के दिन फिर से वापस ले आए। कभी कभी मुझे भी लगता है साथियों कि मैं बड़ा क्यों हो गया। वो बचपन के दिन, मैं आपको बताऊं मेरा बचपना कैसे बीता है। मैं आई थिंक 6-7 साल का था तब से मैं अपने आप को जानता हूँ, एकदम गोद में था तब से नहीं जानता, ठीक है। आई थिंक 5 साल के बाद मैं अपने आप को जानने लगा, और मैं जब से अपने आप को जाना तो मैं गाय बकरी चराने लगा, ठीक है। उसके पहले की लाइफ मेरे को पता नहीं सही तरीके से, तो मैं गाय बकरी चराने जाता था, वहां कुछ लोग और चराने आते थे, हम लोग साथ मिलके ना गिल्ली डंडा खेलते थे। कितने लोग ऐसे हैं जो चैट में लिखेंगे गिल्ली डंडा खेले। साथियों हम लोग साथ मिलके चीनी खेलते थे, जो गोल गोल रहता था, दुकान में मिलता था, कई बार हम घर में भी बनाते थे आटा से। बाटी खेलते थे, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता था। बाटी खेलने के कई तरीके होते थे हम लोग, तो हम ये खेल खेलते थे, अपने में बहुत आनंद आता था, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आता था। तो कितने लोग ये खेल खेले हैं, खासकर लड़के लोग। उसके अलावा हम लोग वो 4 डब्बे का खाना बनाते थे। अब उस खेल का नाम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। 4 डब्बे का हम लोग खाना बनाते थे और एक डब्बे में कूद कूद के जाया करते थे, वो खेल खेलते थे। और कई सारे आसपास ना लड़कियां आती थी ना, तो हम लोग डब्बे डब्बे का ना वो जो बिल्ला होता है, बिल्ला पत्थर का छोटा सा टुकड़ा या खपरेल का छोटा टुकड़ा ऐसे फेंक के कूद कूद के खेला करते थे। इतना मजा आता था, काश वो बचपन के दिन फिर से वापस आ जाए। बहुत सारे लोग, अंकिता जी लिख रहे हैं, तेज बहरा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं
ये सारे खेल खेलते। और शाम को हम घर आते थे ना, छुपन छुपाई खेलते थे, परी पत्थर खेलते थे, और वो डंडा वाले खेलते थे यार। वो खेल तो मतलब ऐसा डंडा रखते थे हाथ में, एक आदमी डंडा बड़ा और पीछे से कैसा कोलते थे, और उसको फिर बहुत बहुत हम लोग कोलते कोलते ले जाते थे। कोई बिल्ला कोई पत्थर, उसमें हम लोग डंडा रखते थे, तब हम लोग छुआते थे। तो खैर जो खेले उनको पता होगा, विमला जी, सुरेंद्र जी, ये सब लोग अचरंगा पचरंगा ऐसा कुछ बोलते थे। तो ऐसे बहुत सारे खेल के नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अब वो दौर मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था यार। क्या बताएं, ऐसा कभी कभी लगता है बड़े क्यों हो गए। तो कई लोग शायद डंडा पचरंगा, हाँ ये डंडा पचरंगा नाम लिख रहे, ठीक है, बेला जी भी लिख रही, मैं भी खेलती थी करके। तो ये सारे खेल खेलने में, अरे रेस टिप खेलते थे। रेस टिप आप लोग को पता है ना, रेस टिप, तो वो बहुत मजा आता था, ठीक है। और जिसको आम भाषा में शायद छुपन छुपाई भी बोलते हैं। तो वो अपने आप में ही ना वो दौर अलग था। आजकल के बच्चे क्या बताऊं, ये नाम लूंगा ना हंस देंगे, क्या होता है ऐसे करके। लेकिन असली जिंदगी का मजा, असली बचपना का मजा मैं कहूंगा हम और आपने लिया है। सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सूर्या जी लिख रहे हैं, ठीक है, सूर्या जी रेस्ट टिप खेला हो करके, अभिषेक सिंह जी लिख रहे हैं। वो खेल इतना मजा आता था, इतना मजा आता था, जिसकी कोई सीमा नहीं है साथियों, कोई सीमा नहीं है। और बचपन के वो दिन जहां पे पता है हम लोग नदी जाते थे, अर्पा नदी। अब वो नदी का पानी दूर से दिख रहा है, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, कपड़ा पहले निकल गया, और जहां रखना था फेंके फाके झपाक से कूदते थे, और बड़े बड़े दूर ऊपर से कूदते थे भाई पानी में। आजकल के बच्चे क्या, बड़े उतना ऊपर से कूदना भूल जाएंगे। तो अपने आप ही बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था। हाँ, वो नदी में जो नहाए होंगे उनको एक बात पता होगा कि हम लोग ना, धूप लगता था, फिर ठंड लगता था, किनारे आते थे, फिर अपन लोग रेत में करके ना मंदिर बनाते थे, गणेश भगवान बनाते थे। वो उसका आनंद ही कुछ अलग था। ऐसा रेत में कितने लोग खेले, नदी वगैरह में या तालाब के किनारे, जहां मैं तो नदी में बहुत खेला हूँ, ठीक है। मंदिर वगैरह बनाते थे, तेरा मीनार मेरा मीनार, मेरा मंदिर तेरे से बड़ा, ऐसा करके, तो उसका मजा ही अलग था। और गंगा अमली खाने बहुत जाते थे, ठीक है। और कांटा गड़ता था, कांटे से कांटे निकालने में और गंगा अमली खाने में जो मजा था ना, वो बताऊं आज तक कहीं नहीं आया। हमारे बाड़ी में आज भी है। और साथ ही साथ इमली गिराते थे, तो वहीं पे अपन लोग कूच काच के पेड़ के नीचे ही चटनी टाइप का बना खा देते थे। घर से मिर्च लगा ले जाते थे, धनिया ले जाते थे, बहुत सारी चीजें। और आम को खाने का अपना ही अलग मजा था। आजकल पता है, जितना भी कह लो, बाजार से जो खरीद के खाएंगे, जो आप तोड़ के खाते हैं, उसके सामने बाजार का ना मेवा मिष्ठान भी फीका है। तो जिंदगी का आनंद पता है बचपना में जो है ना, वो कहीं नहीं। कुछ लम्हे गुजारे हैं मैंने भी अपने खास दोस्तों के संग। लोग उन्हें वक्त कहते हैं और मैं कहता हूँ जिंदगी। और मेरे ख्याल से सबको अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे। और बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा, काश सर। और पता है, जैसे जितने लोग को मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, ये सोचो कि आप छोटे हैं, मैं भी छोटा हूँ, और हम आपस में मिल जाते तो और मजा आता ना, और खेलने में मजा आता। काश ऐसी कोई घड़ी होती जिसमें आप छोटे में पहुंच जाते, मैं भी छोटे में पहुंच जाता, और हम मिल के और खेलते तो और मजा आ जाता। खैर, ये सारे लम्हे इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं, पता है कई बार ऐसा लगता है जिंदगी ना वो बचपन के दिनों को याद करके ही गुजर जाएगी तो भी खुश रहेंगे। और मैं जब जब अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं ना, तो सबसे ज्यादा मुस्कुराहट, सबसे ज्यादा हंसी, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है उन बचपन की दिनों को याद करते ही। ये सब बताने का मतलब क्या है, आपके बच्चे हैं, आपके जैसे भले ही नहीं खेल पा रहे हैं, हालांकि मैं तो ये चाहूंगा अपने बच्चों को सिखाइए। वो तितली उड़, मैना उड़, गाय उड़, भैंस उड़, पक्षी उड़, वो वाला खेल कितना मजा आता था। और एक खेल जबरदस्त है, कितने लोग खेले हैं बता दो, पिट्टूल। कितने लोग खेले हैं? महेश्वर जी लिख रहे हैं, मुंह पानी आ गया रे, गंगा अमली इमली और आम का नाम सुनते ही। पिट्टूल कितने लोग खेले हैं? अरे पिट्टूल अगर जो नहीं जानता बचपना क्या किया है, सुरेश जी लिख रहे हैं, दीपक जी लिख रहे हैं, पूर्णिमा जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। पिट्टूल होता क्या था पता है? हम लोग बत्ते थे पिट्टूल। और अगर जिस टाइम में सुबह 8 बजे रहेगा भाई पिट्टूल, अगर मैं ऐसा पीठ में अगर हाथ नहीं रखा हूं ना, कोई आके धमाक से मारता था।
चेथुल जानते हैं? चेथुल, ये पीछ को पीछे को मारते थे, सिर के पीछे को। चेथुल विकट मार खाया हूं, लेकिन मारा भी दोस्तों को जबरदस्त हुआ, पता है। तो ये पिट्टुल और चेथुल आजकल के लड़के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन खेलने में क्या मजा आता था। तो महेश्वर जी लिख रहे हैं ना, सर पिट्टुल खेला हूं करके, चेथुल नहीं खेले हो क्या? चलो एक आध बार हम लोग खेलेंगे। खैर, थैंक यू। आप लोग के चेहरे में मुस्कुराहट को देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो गली ऐसा लगता है कि घर का है बन गया, बिल्डिंग का है बन गया। पता है मेरे को ना, वो गली तक आज याद आता है यार, वो पेड़ याद आता है, पता है। जैसे से मैं बात करूं, बचपना जितना खेला हूं ना, वो मेरे को गंगामली पेड़ दिख रहा है, मेरे को आम का पेड़ वो दिख रहा है। और दोपहर भर जहां पे लू लग जाता है करके आजकल अफवाह है ना, दोपहर भर, कसम से दोपहर भर घर के बाहर रहने में हमको बचपन में आज तक लू नहीं लगा। सत्तू कितने लोग खाए हैं? गुड़ को जब घोड़ते थे पानी में सत्तू डालते थे, आजकल के लोग गर्मी में सत्तू खाना बंद कर दिए। अरे बेल खाते थे, चटकता था हाथ में, लेकिन बेल खाने का मजा ही, अरे उसका आनंद। आजकल क्या पिज्जा बर्गर खाते हो, बेल के सामने, सत्तू के सामने सब फेल है। याद है कि नहीं आप लोग को? तो वो बचपन के दिन क्या दिन थे भाई। मैं आप सभी लोग से चाहता हूं वो बचपन का दिन अपने बच्चों को दीजिए, बताइए। आज भी ये सब कुछ है, लेकिन टीवी और मोबाइल में आप सब उसको भूल गए हो। मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को। और आपको पता है, हमारे स्कूलों में एक समय था, परीक्षा होता था कला का। क्या कला? मिट्टी का खिलौना बना के ले जाना। याद है कि नहीं? तो मैं, पता है, गाय बनाता था तो उसका ना मुंह ना हाथी जैसे हो जाता था। तो मेरी मैडम एक बार बोली, मेरी मतलब क्लास में पढ़ाती थी मैडम, कि तू बैल बनाए कि हाथी? तो बोला बैल बनाए होती, इसका सूंड कैसे आ गया? मैं देखा, हाँ यार थोड़ा बड़ा, वो बस मैडम बड़ा हो गया ऐसे करके। तो उसमें भी नंबर मिलते थे, पता है। तो इतना ज्यादा वो दौर, वो पल याद है कि वाह क्या बताए। पता है मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बनाता था ना, तो अंटा बना के ले आता था, बाटी। और वो भौरा, भौरा भी आप लोग खेले हैं ना? अभी मैं भौरा लिया था, अरे भौरा चलाना भूल गया भाई, बहुत बेशरम, मतलब शर्म आ रहा था। मम्मी बोली भौरा लेंगे, भौरा, एक लड़के की देखी। अब मैं भी भौरा लिया, भौरा चल ही नहीं रहा है। तो आप झूठ बोलते हो, आपको भौरा चलाना नहीं आता। मैं कैसे बताऊं कितना भौरा चलाया हूं, लेकिन 40 साल का हूं, 30 साल से तो भौरा छुआ ही नहीं हूं। तो इतना मजा आता था, इतना अच्छा। हाँ, लट्टू बोलते हैं उसको हम लोग, भौरा बोलते हैं भाई। एक बात बताऊं, बिलासपुर वाले सबसे अच्छा छत्तीसगढ़िया है। खैर, तो मैं इसको पता है, भौरा को और बाटी को बना के ले जाता था। तो मैडम बोलती थी, मेरी मैडम बोलती थी, तेरे को और कुछ बनाना नहीं आता है? जब देख भौरा बाटी बना के ले आता है। क्योंकि वो सरल लगता था, ऐसा सा गोल गोल हाथ में करो और सुखा दो। अच्छा, पतंग कितने लोग उड़ाए हैं? मैं कम से कम, पता है पतंग का क्या था पता है? पतंग लेता था, जोता बांधने आता थे नहीं था, उसको सिर्फ लेके दौड़ता था। मेरे से बहुत कम पतंग उड़ा है, ऊंचाई तक। और पतंग पकड़ने के लिए पागल, कितना कहाँ लग रहा है, कहाँ कांटा है, कोई मतलब नहीं है। दौड़ना है मतलब पतंग कटा मतलब दौड़ना चालू। ये दौर कितने लोग देखे पतंग वाला, अपने आप में एक्साइटमेंट का। तो साथियों बहुत मजा आता था। मेरे से पतंग नहीं उड़ा भाई। तो मैं अगर चाहूंगा ना, बचपन में हम लोग वापस जाए, तो कोई ऐसा व्यक्ति लिख दो चैट में जिसका पतंग बहुत उड़ा है, मेरे साथ बचपन में आ जाना भाई। वो पतंग का ना धर के ना दौड़ता बस था मैं, और कुछ देर बाद गुस्सा के फाड़ फूड़ी देता था मैं, गुस्सा के। तो वो दौर अपने आप में ना बहुत आनंददायक दौर था यार, क्या बताएं। अब के बच्चे वो दौड़ नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को दौड़ देने की कोशिश करिए। अरे मैं बोलता हूँ सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो तलाशिए। अभी इस साल पम्मी के लिए बहुत पतंग लिया हम लोग, खूब पतंग उड़ाए। अब थोड़ा वो भतीजा है, वो उड़वा रहा था, उड़ रहा था, तो मजा आ रहा था। कई बार काटे भी, कटा भी इस साल, काफी पतंग उड़ाए। अब गर्मी आ रहा है, अब पता है गर्मी में सबसे ज्यादा मजा आएगा, आप जाइए गांव साइड, छुट्टी मनाइए। आप, मैं बोलता हूँ शहर में छुट्टी मनाने मत जाओ, गांव में छुट्टी मनाने जाओ। और मैं तो बोलता हूँ मुझे बुलाइए आपका गांव में, अगर ऐसा है मैं अपने परिवार से छुट्टी मनाने आऊंगा। तो चलिए साथियों, इस विषय पे अगर बात करूं ना, मैं और आप इतने खुश हो गए कि 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। तो मैं इन विषयों को फिर कभी मिलेंगे तो याद करेंगे। और मैं चाहता हूं कहीं हम और आप मिले, कहीं हमारी टीम मिले, कहीं हमारा परिवार मिले, हम 1 आध घंटे इतना हंसे और अपने बचपन को याद करें। कितने लोग तैयार हैं बताइए?
हमारे कुछ लोग साथ में बॉम्बे जाने वाले हैं, लगभग 50 लोग। मैं तो चाहूंगा वहां साथियों हम लोग अपने बचपन को याद करके खुश होए और कुछ ऐसा एक्टिविटी करें कि बचपन के दिन याद आ जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि विषय बहुत ही ज्यादा ना एक्साइटमेंट वाला विषय, इस विषय से मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। तो अपने बच्चों को ये देने का प्रयास करिए, ये स्लाइड लाने का मतलब मेरा है। और मैं आपको बता दूं, बच्चे को सबसे ज्यादा काम कराना है ना, वह काम जिससे आपका कहना वो खुशी खुशी कर दे, ये सब उसको दीजिए। मुझे याद है उस समय मेरे पिताजी जो बोलते थे बाबूजी, वो काम मैं कर देता था, इतना खुश, इतना एक्साइटमेंट, बहुत मजा आता था। बच्चों को आप संस्कार दो, लोगों को खुश है तो उसको खुश रहने का मौका दो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था यूट्यूब में ही, क्योंकि मैं कई सारी चीज देखते रहता हूँ, फिल्म भी देखूंगा थोड़ा बहुत शिक्षा वाला, साधु सन्यासी प्रवचन भी सुनता हूँ। तो उसमें एक अच्छी बात वो बोल रहे थे कि अपने बच्चों को आप संस्कार दो, भले धन पैसा जमीन जेवर दो या ना दो, लेकिन संस्कार दो, क्योंकि धन जमीन जेवर दोगे वो उसको खत्म कर देगा, लेकिन संस्कार दोगे ये कुछ नहीं रहेगा, वो कमा के दिखा देगा। मेरे पिताजी ने, मेरे माँ ने मुझे संस्कार दिया, मैं साइकिल में चलता था, मेहनत का एक गुण दिया, आज मेरे पास धन है, पैसा है, सारी चीजें हैं। तो सबसे बोलूंगा आप अपने बच्चों को आर्ट ऑफ बिहेवियर में लाइए, उनको सिखाइए संस्कार क्या होता है करके। देखिए फिर आपके बच्चे आपकी कहे सेवा करते हैं, कैसे आपका नाम ऊंचा करते हैं। बच्चों को सही परवरिश दिया, वही सबसे मतलब बड़ा दौलत है। क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका बच्चा, आपके पड़ोसी, आपकी टीम आपका काम खुशी खुशी करे। तो क्या माता पिता को बच्चों से बहस नहीं करना चाहिए, आपको तारीफ करना चाहिए, जितना हो सके तारीफ करो। आपको पता है, अगर मैं किसी जूनियर से आज भी बात करता हूं, वो क्या बोलते हैं पता है, हमारी कुछ तारीफ करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नहीं, लेकिन बोलते हैं मेरी कुछ तारीफ करो। जैसे सूर्यकांति का फोन आएगा, हाँ मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, आपने डीडी निकाला, वो पता है कब सर मेरी तारीफ करेंगे। अगर मैं हूं हाँ करके रख देता हूं ना, उसको मजा नहीं आता। वाह वेल डन मैडम, आपने बहुत अच्छा किया है सर, आपकी ट्रेनिंग से, वो कहना चाहती सर आपकी ट्रेनिंग से, लेकिन चाहती है कि तारीफ करें। तो हर व्यक्ति तारीफ को पसंद करता है, बच्चा तो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दे, अरे आप एक डीडी निकालो, वेल डन मैडम आप 4 डीडी और निकालोगे, तारीफ करो दोस्ताना तरीके से। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है ना, लोग आपके काम को खुशी खुशी करेंगे। अगर कोई गलती होता तो माफ कर दो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर बच्चा से बर्तन टूट गया, चिल्ला मत, मारो मत, माफ कर दो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं भी छोटा था, मेरे से भी गिर के कई बार टूटा है, अरे तेरे पास एक ठो, मैं तो 5 ठो तोड़ी हूँ, बोल दो क्या दिक्कत है। ज्यादा तो एक ठो कप और गिरा, अरे मेरे से गलती हो गया, ज्यादा 20 रुपए जाएगा ना। खैर, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाना नहीं बच्चों को, गुस्सा को अगर गुस्सा है ना तो अंदर में दबा के रखो, जाहिर मत करो। कई माता पिता ऐसे हैं जो गुस्सा को ना बच्चों पे ही जाहिर करते हैं, मतलब पति से नाराज है, धमाधम अब बच्चे को मार रहे हैं और पति देख रहा है, उसको पता है तू मेरे को नहीं मार सकती, मैं समझ रहा हूं इसलिए तू बच्चे को पीट रही। हाँ ये बात फैक्ट है, ये सच है। यह पति पत्नी से नाराज है लेकिन बेटे को गुस्सा आ रहा है, कैसे तेरे को समझाता हूं तू नहीं सुनता है, और किसको बोल रहा है पता है, पत्नी को बोल रहा है एक्चुअली। तो साथियों ये सब मत करिए। और एक बात, बच्चों के सामने कभी पति पत्नी को लड़ाई नहीं करना, बहस नहीं करना है, और ये अधिकतर खासकर औरतें करती है। खैर बुरा मत मानना, अरे भाई जो आपका लड़ाई है, जो बहस है, जो मतभेद है, जो बात है, उसको अकेले में करो, बच्चों के सामने मत करो। लेकिन नहीं, ये मूर्ख माँ बाप को कौन सिखाए कि बच्चा जो देख रहा है वही भविष्य में करेगा, वो भी अपने पति से लड़ेगा, वो भी बच्चा अपनी पत्नी से लड़ेगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो आपसे लड़ेगा। तो माता पिता को कोई कंट्रोवर्सी वाला विषय, बहस वाला विषय, मनमुटाव वाला विषय, तनाव वाला विषय कभी बच्चों लोग के सामने बात मत कर। जाओ घूमने गार्डन में लड़के आओ, आप जाओ अपने बहन के यहाँ, जाओ वहां लड़के आओ। बच्चे स्कूल चले जाए तो लड़ लो, पटकी पट कर लड़ो, मारा पीटा कर लो, लेकिन बच्चों के सामने मत करो भाई। बच्चे को लाभ बताए, ये काम करने से क्या लाभ है बेटा, तू 4 का टेबल याद कर, 4 का टेबल 4 बार हो गया, याद नहीं की, ध्यान नहीं है, भका भक पीटना चालू, लाते लात भाई भाई मुटका में, ऐसे कई माँ बाप को देखा हूं। मत मारो भाई, उससे अच्छा क्या बोलो पता है बेटा,
तो 4 का टेबल याद करके तेरे मैगी बनाऊंगी। ये सिंपल सा तरीका है यार। बेटा तू याद कर ले, तेरे को घुमाने ले जाऊंगी। सिंपल। अरे बेटा तू थोड़ा इसको याद कर ले, तेरे को ना 10 मिनट के लिए नहीं तो आधा घंटे के लिए मोबाइल दूंगी। देखो बच्चा क्या कमाल करेगा। फिर वो याद करना उसके लिए बोझ नहीं रहेगा, कुछ पाना है करके उसके लिए एक्साइटमेंट वाला विषय बन जाएगा। लाभ बताएं, लाइन लिख लो। जब भी किसी से काम कराना तो लाभ बताइए, इस काम को करने से आपका क्या लाभ हो सकता है। और बच्चा के सिर पे हाथ रखे, सहलाए, हो सके तो प्यार से उसका माथा गाल चूम ले, मेरा बेटा प्यारा, गले लगा लो आप प्यार से। तू करेगा, तू चल पढ़ाई कर। क्योंकि बच्चे प्यार के वो कहते हैं। अरे छोटा सा टॉमी को ऐसे हाथ ऐसा करेगा, ठीक है, प्यार से उसका हाथ फेर दो, यही बैठ, चल बैठ, तो वो कुत्ता वही बैठे रहेगा, टॉमी वही बैठे रहेगा। तो साथियों ये तरीका है कि जिससे लोग आपके काम को खुशी खुशी कर दे। और आप क्या करो पता है, बच्चे को कुछ कराना चाहते हो, बच्चे का जो पसंद वाला सामान हो सकता खिलौना हो सकता चॉकलेट हो सकता कुछ खाने पीने की चीजें हो, आप बाजार से लाइए। जैसे पम्मी को सबसे ज्यादा अंगूर पसंद, तो जब भी देखेगी मम्मी अंगूर अंगूर, अगर उसकी मम्मी कहीं गई है, अगर अंगूर ले आएगी और बोलेगी बेटा ये काम करना है तेरे को, देख तेरे लिए अंगूर लाई हूं, हाँ वो करेगी ही वो बच्ची। भाई एक मानवीय गुण और स्वभाव है, जो बच्चों को पसंद है, जिस इंसान को जो पसंद उसको दे दोगे, काहे विरोध करेगा। सर्किट पागल तो नहीं है ना। तो आप ये छोटे छोटे नुक्स, छोटे छोटे तरीके आप आजमाइए, जिससे आपका बच्चा, आपका कहना माने आपका बच्चा मतलब आपका बच्चा, बच्चे 2 प्रकार का, आपका बच्चा और आपकी टीम में जो ज्वाइन वो आपके बच्चे, ये हर व्यक्ति के लिए काम आएगा। ये छोटा छोटा तरीका है जिसको आप इस्तेमाल करिए, देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। और पता है कई लोग ये जानते हैं लेकिन करते नहीं है कई लोग। जैसे आप अपने बच्चे को कब चूमे हो, चलो बताओ। कब उसके सिर पे हाथ फहरा के बोले हो बेटा क्या चाहिए बता। कब उसके पसंद का सामान लाए हो, ये चैट में लिख के बताओ। बच्चा यही चाहता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मुझे प्यार करे, मेरी तारीफ करे। सबसे ज्यादा उसके मन में इच्छा है, आकांक्षा है। तो ये छोटा छोटा टेक्निक है। और उसको बताइए बेटा तू याद कर लेगा तो तेरा भविष्य कैसे होगा, तू कामयाब इंसान बनेगा, तेरे सब लोग इज्जत करेंगे, तेरा नाम होगा, तेरी सब तारीफ करेंगे, तेरे किस्से में सम्मान मिलेगा, तू अच्छा कपड़ा पहनेगा, तू अच्छा गाड़ी में घूमेगा, जो जो हो सकता है उसके भविष्य में बेहतर सब बताओ, सब बताओ। एक चीज भी छूटना नहीं चाहिए। और बार बार, एक बार नहीं, रोज रोज बार बार देखना, जैसा जैसा आप बोलते जाओगे आपका बच्चा उसके अनुरूप ढलते जाएगा और एक दिन आपका नाम रोशन कर देगा। ये तरीका है, ये छोटे छोटे तरीके हैं जिसको लेकर आपको काम करना चाहिए। मकानों के भाव यूं ही नहीं है बढ़ गए, परिवार के झगड़ों में बिल्डर्स कम आ गए। क्या जबरदस्त लाइन है। आपके झगड़े, आपका मन मुटाव इतना ज्यादा हो गया कि बिल्डर्स लोग अपना रेट बढ़ा दिए। बड़ों से बातों को और विचारो। जैसे आपका पिता है, बड़े हैं, आपकी माँ है, बड़े हैं, उसका कोई भी विचार भले गलत हो, भले नुकसानदायक हो, आप विरोध मत करो। अगर बड़ों से अपनी बातें मनवाना चाहते हो, बताओ मेरा तरीका, मैं अपने पिताजी का, अपनी माँ का विरोध बात कर नहीं करता। कई बार जानता हूं वे गलत बोले, उनका तर्क गलत है, लेकिन हाँ करके मैं बातों को सुन लेता हूं। विरोध मत करें, अगर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उसकी बातों का कभी भी आप विरोध ना करें। खुशी चाबी दे दे। उन्हें लगना चाहिए बुढ़ापे का आप सहारा हो, ऐसा लगना चाहिए। सम्मान दे, जितना हो सके बड़ों को सम्मान दे, तब वो देखना आपका कैसा कहना मानते हैं। हर वो कहना आपका मानेंगे। पैर छुए, सबसे अच्छा तरीका जो हमेशा बोलता हूँ, आशीर्वाद और तारीफ करो। मैं अपने पिताजी की बहुत तारीफ करता हूँ। जैसे बोलते हैं, जैसे कभी उससे मिलोगे, तरीका देखना, कोई मेरे पहचान के जाएंगे ना तो उससे पूछेंगे, एक सवाल जरूर पूछेंगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है, ठीक है। तो लोग बताते हैं होंगे भाई आप 65 साल। नहीं, मेरा उम्र चल रहा है 78 चल रहा है, लगता हूं क्या, ऐसा करके फिर योगा एक्सरसाइज करने लगते हैं। जो भी लोग मेरे घर गए इस बात को लोग देख के सुन के हंस रहे होंगे।
तो वो चाहते हैं कि उसको बताओ कम उम्र के हैं, उसको बोल दो कि अरे आप तो 50 के लग रहे हो, विकट खुश हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी उम्र को देख के नहीं लगता कि आपका उम्र अभी 78 चल रहा है, आप तो ऐसा लगता है 50 के हो। हाँ भाई, हम योगा करते हैं, हम सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, रोज योगा करते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, हम कोई गलत काम नहीं। उसका तैलाक, तो उसका सम्मान करना, उनका तारीफ करना, उनका ख्याल रखें, छोटी मोटी जरूरतों को ख्याल रखें तो आपकी जरूरत का ख्याल रखेंगे। ये छोटे छोटे तरीके, उसके बिना आप कितने अधूरे हैं बताएं। आपकी माँ है, आपके पिता है, उसको ये लाइन हमेशा बोले कि माँ आप नहीं रहोगी, मेरा जीवन पूरा अधूरा हो जाएगा, कैसे जीऊंगी। पापा आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बोल के तो बताओ यार। आपको पता है, मैं जानता हूं आप पिक्चर जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते, अभिनय नहीं कर सकते, लेकिन यार अभिनय तो करना पड़ेगा ना रिलेशन को अच्छे रखने के लिए। मैं बताया भी था एक सेशन में अपने, ये बात अपने बच्चों को भी सिखाइए। बेटा तू इंसान बन जा, अच्छा काम कर, तेरे बिना मेरा पूरा जिंदगी अधूरा है। ये लाइन हमेशा यूज करें। एक लाइन काफी अच्छा है, लोगों की बात कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। कितना अच्छा लाइन है। अमरूद है, कितने लोग के मुंह में पानी आ गया है। बचपन में अमरूद बहुत खाए, पता है मेरे बाड़ी में पेड़ थे ना, मैं था 6 साल का, खड़े खड़े मैं तोड़ लेता था। लाल वाला अमरूद था जिसके अंदर लाल दिखता है ना, बहुत सारे। सीताफल का पेड़, अमरूद का पेड़ इतना ज्यादा था कि मैं क्या बताऊं। और नमक ले लगा खाने में बिकट मजा आता था। तो ये बहुत लोग को याद आ गया होगा, पानी आ गया होगा। लोगों की बात कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद तो खरीदते हैं और क्या पूछते हैं, मीठे हैं कि नहीं, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। ये है दुनिया। कहने का मतलब है, लोग आपके पास आएंगे, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करेंगे। बुरा मत मानिए, ऐसे ही है दुनिया, ऐसे ही है। लोगों की बातों को बुरा उसने ऐसा बोल दिया, कभी मत सोचो। परिवार के सदस्यों से उसकी इच्छा के बारे में पूछिए, सम्मान दीजिए, उनकी बातों को सुनो। सबसे अच्छा तरीका है, अगर लोगों से अपनी काम को करवाना चाहते हो जिससे वो आपका काम खुशी खुशी कर दे, उसकी बातों को ध्यान से सुनो। उसके सपनों के बारे में बात करो। आपका टीम है ना, कोई बात कर रहा है, उसका बात को ध्यान से सुनो। उसके सपने के बारे में बात करो, आप कि आपकी इच्छा क्या है, बाइक लेना, आपकी इच्छा क्या है, घर बनाना, उसके सपने के बारे में बात करो। प्यार से बात करो, जितना हो सके ना आराम से और प्यार से बात करो। देखो आपका कैसा सुनते हैं बात, शांत तरीके से, चिल्ला के चिल्ला, ईमानदारी से, सच्चाई से लोगों की बात सुने, तारीफ करते रहे, अपनी बात फिर आखिरी में रखिए। फिर देखिएगा कितना सुकून मिलेगा आपको और उसको, और वो आपका कहना मान लेंगे। आवाज में चिड़चिड़ाहट, गुस्साहट कुछ नहीं होनी चाहिए। ये सारे तरीके हैं दोस्तों जिससे लोग आपका कहना मानेंगे। अगर आपकी टीम है, व्यवसाय में हो, आप पता है हमेशा हंसी मजाक करते रहो। ये लाइन लिख लेना, कोई भी व्यक्ति क्रूर आदमी को, गुस्सेल आदमी को पसंद नहीं करता। जानवर भी पसंद नहीं करते ना। हंसी मजाक में बात करो, आप हंसी मजाक में बात करो, सभी जगह तालमेल बैठाओ, हर जगह पर एडजस्ट हो जाओ। गरीब घर है, छोटा घर है, या अच्छे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, जैसे भी व्यक्ति रहे, आप तालमेल बैठाओ, एडजस्ट करो अपने आप को। अगर कहीं सेल करने गए हो, ये बहुत अच्छा तरीका है, विश्वास के साथ उसका विश्वास जीतो। अपना इमेज बनाओ कि हाँ भाई मैं आपके भले के लिए आया हूं। फायदा बताओ उसका ज्यादा से ज्यादा, चाहे बच्चा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई भी दुनिया के इंसान रहे, अगले का फायदा बताना। हम क्या होता है, कई बार अपने फायदा हम बताते हैं ना, तो लोग ना उसको स्वीकार नहीं करते। जब उसका फायदा बताओगे तो लोग आपके काम को खुशी खुशी करेंगे। धोखा कभी मत दीजिए। जो आप बोलते हैं वो आपको करके दिखाना है। अपनी बातों में कायम रहना है, आपको बर्दाश्त करना सीखिए। अगर कोई रिश्ता, जैसे आपकी माँ का कोई आदत अच्छा नहीं, बर्दाश्त करो। अगर कोई बच्चा का आदत अच्छा नहीं, बर्दाश्त करो। अपना भड़ास नहीं निकालना है, बर्दाश्त करना है। कोई जूनियर की आदत व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करिए साथियों। और एक बात और है, मैं अपने सेशन में सिखाता हूँ, हेल्थ में चाय नहीं पीना है, लेकिन कई बार हम सेल में जाते हैं, चाय पीना पड़ता है, कई बार काढ़ा पीना पड़ता है। तो आप जल्दी जल्दी 2-4 घूंट में मत निपटा दो आप चाय कॉफी को। अगर आपको सेल निकालना है, अगर आपको बात थोड़ा देर तक करना है, तो चाय को चुस्की मार के धीरे धीरे पे, भले ठंडा हो गया है, लिख लो इस लाइन को भैया। अगर गर्म पानी पी रहे हो, काढ़ा पी रहे हो, कोई पेय पदार्थ पी रहे हो, अरे पानी है गिलास में,
एक घट 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 नहीं पी दे। जैसे पिक्चर का बता रहा हूँ, और पागल दीवाना का, जानी लीवर रहता है, उसकी पत्नी रहती है, वो हीरो हीरोइन को देखते हैं, सुनील शेट्टी उसकी वाइफ को, कि धीरे धीरे एक एक करके दूध पीते हैं, एक घुट ये एक घुट उसकी हीरोइन। तो जानी लीवर भी बोलता हम भी दूध पिएंगे, दूध मंगाता है एक जग, अपनी वाइफ को देता है, चलो ठीक तुम पियो। अब उसकी वाइफ क्या एक ही बार में घर 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 पूरा पी के डकार मारती है, गुस्सा आ जाता है, ऐसे पीने के लिए बोला था क्या, प्यार से एक एक करके पीते, एक घुट तू एक घुट में, ऐसे करके एक ही बार में पी दी करके, गुस्सा हट ऐसा करके। तो साथियों वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी सेंस, आपको मौका मिले देख लीजिएगा। चाय कॉफी पानी धीरे धीरे पीजिए, क्योंकि पता है चाय खत्म बात खत्म। हिलाई लिख लो आप लोग, चाहे घर में हो चाहे कहीं हो, खाना खत्म पीना खत्म बात खत्म, फिर आदमी समेटना चालू कर देता है, फिर कप को मग्गा को गिलास को ले जाना चालू कर देता है। जब बच्चे से बात करें तो भी आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा आराम से हौले हौले धीरे धीरे आपको चाय कॉफी नाश्ता करना है, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। खुशी वाली बात करे, सपनों को जगाने वाली बात करे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कहना को मानेंगे। क्लियर है? ये छोटा छोटा टेक्निक है, ये छोटा छोटा तरीका है जिससे लोग आपके कहना को मानेंगे और आपके काम को खुशी खुशी करेंगे। ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है। जब भी लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की जरूरत हो तो प्रभावी लीडर या एक मुखिया क्या करता है? पहला, ईमानदार रहे। ऐसा वादा बच्चों से भी ना करे, अपने पत्नी से भी ना करे, ना अपनी टीम से करे, ना अपने पिता से करे, ना अपने पड़ोसी से करे, जिससे आप पूरा ना कर पाए। एक बार वादा टूटा, दोबारा आपका कहना नहीं मानेगा। अरे पापा बोलते तो बस, हाँ बड़ा बड़ा तो बात करते हो, कहाँ दी मेरे को पायल, ऐसा करके आपकी वाइफ बोली तो दोबारा भी आपकी बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर एक बार अपने ग्राहक को आपने जो वादा किया था नहीं निभाया, दोबारा आप पे बात नहीं करेगा। अपने फायदे पर ध्यान केंद्रित ना करे, जबकि सामने वाले का फायदा बताइए, ज्यादा से ज्यादा सामने वाले का फायदा। दूसरा पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं। क्लियर, कोई सामान खरीदवाना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाई कराना चाहते हैं, बच्चे को कोई काम कराना चाहते हैं, पिता को चाहते हैं, ये आपको क्लियर पता हो कि आप क्या कराना चाहते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अपनी बात पर जोर देकर कहें, खुद से पूछे कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। अपने आप को समझाइए, अरे सामने वाले व्यक्ति क्या चाहता है, और जो चाहता है वो उसी के अनुरूप ढल जाओ, उसी के अनुसार आप उसको टारगेट दे दो, इनाम दे दो, बात कर लो उसी के अनुसार, आपको अपना कुछ नहीं, उसी के अनुसार। इस पर विचार करें कि आपको सुझाए काम को करने के सामने वाले को क्या फायदा होगा। बार बार सामने वाले का फायदा, बार बार सामने वाले का फायदा, और ये जो फायदा है वो सामने वाले की इच्छा से जोड़ दो। समझ रहे हो? जैसे कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या चाहिए, मान लो डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। उसको फायदा बताओ कि अगर तू 4 का टेबल याद कर लेगी, डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगी। तो उसकी जो इच्छा है उसके फायदे से जोड़ दो, इच्छा और फायदा, पढ़ाई करना और चॉकलेट, दोनों को जोड़ दो आप। तो देखिए वो आपका काम कैसे करेगा। जब आप आग्रह करें तो सामने वाले किस तरीके से बताए कि वह उसके लिए कितना फायदेमंद है। आग्रह कर रहे हैं, भाई आपसे अनुरोध है यार, आपसे ये काम कराना है, तो आपका तरीका ऐसा रहे कि उसका फायदा हो रहा है लेकिन आग्रह भी कर रहे हो, हाथ भी जोड़ रहे हो। ये दोनों तरीका को मिला दो, कितना अच्छा होता है। मतलब विनम्रता भी रहे, हाथ भी जोड़ रहे हो, और उसका फायदा भी बता रहे हो, तो आदमी कैसे नहीं करेगा। हुक्म नहीं देना है, आपको विनम्रता से हाथ जोड़ना है, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आखिरी आज की स्लाइड की एक कहानी। एक बार एक किसान होता है, किसान बहुत ज्यादा विचलित और चिंतित होता है, क्योंकि जब जब वो फसल लगाता है फसल बर्बाद हो जाती है। कभी वो पानी गिरने लगता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा होता है, कभी आंधी आ जाती है। भगवान को चिल्ला के शिकायत करता है कि भगवान लगातार मेरे साथ आप अच्छा नहीं कर रहे, आप ना ठीक मैनेजमेंट नहीं करते हो, आपको मौसम लाने का तरीका ठीक नहीं है, आप मेरे को तो कमान दे के बताओ। आकाशवाणी होती है, बोलता ठीक है बेटा, ये 4 महीने का मौसम तेरे को दिया, चल। बोलता अब बताऊंगा, देखो कैसे मेरे फसल होता है। अपने हिसाब से आप करते थे ना तो बहुत नुकसान हुआ है, अब मैं तो बोलता ठीक है बेटा, तू जैसा मौसम चाहेगा, जैसा प्रकृति से चाहेगा वैसा हो जाए। किसान खुश,
फिर क्या लगाता है? गेहूं लगाता है। बोलता है धूप आ जा, धूप आ जाता, पानी गिरता है, हवा चल, हवा आता है। ऐसे सब मौसम को अपने अनुसार करता है। मस्त उसका गेहूं पक जाता है, मस्त लूने के लिए जाता है, और लू के देखता है, जैसे पकड़ा है तो उसके अंदर में ना उसका बाली पका ही नहीं था, पूरा खाली था गेहूं। फिर भगवान को चिल्ला के बोलता, ये फिर अन्याय किया आपने, मैंने सब मौसम अपने हिसाब से किया, लेकिन इसको खाली तुमने किया। ऐसा करके भगवान का आकाशवाणी फिर प्रकट होते, भगवान आकाशवाणी में बोलते, बेटा ये इसी कारण से खाली है क्योंकि इसको मनचाहा तुमने मौसम दिया। मैं जो देता था उसी से ये क्या करता था, परिपक्व होता था। कभी पानी ज्यादा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओले, सारा चीज। और इसको तुमने वही दिया जो तुमको अच्छा लग रहा था, तो इसलिए इसमें अन्न नहीं है। आप अपने बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं तो हर चीज अपने बच्चों के हिसाब से मत करिए। उनको तकलीफ होने दीजिए, उनको एहसास होने दीजिए कि जिंदगी कितना कठिन है। आजकल के बच्चे क्या हो गए पता है? 2 प्रकार के मुर्गे होते हैं, एक देसी मुर्गा, एक बॉयलर। तो आपके बच्चे, आजकल के बच्चे बॉयलर मुर्गा, दिखने में मोटा फुलाई टाइप का, हट्टा कट्टा टाइप का, और दिमाग ज्यादा नहीं है, मेहनत ज्यादा कर नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते। तो अपने बच्चों को थोड़ा तकलीफ दो, रोया रोने दो। आजकल के माँ बाप बच्चों को रोने भी नहीं देते, कभी डांटना पड़े, कभी सुधारना पड़े उसके लिए, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। खुशी खुशी करे ऐसा तरीका को ज्यादा चुनाव करो, सहूलियत साधन ज्यादा मत दो। ये गाइड, ये पुस्तक नहीं, उसको खुद मेहनत करने दीजिए। जब देखो हम और आप इतना परिपक्व क्यों हुए हैं, मेरे को पता है सबसे ज्यादा चिंता आने वाली पीढ़ी की है। पता नहीं भगवान आने वाली पीढ़ी हमारा नाम, हमारे इमेज को बचा पाएगा नहीं, डर लगता है। संघर्ष करना नहीं सीखे हैं तो साथियों, आपके जीवन में अगर संघर्ष आ रहा है, आपके बच्चों को अगर संघर्ष मिल रहा है तो घबराइएगा मत। अगर आपके जीवन में चुनौतियां मिल रही है तो घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी जिंदगी ये चुनौती परेशानियों से आप मजबूत बनेंगे। जितने लोग को जिंदगी में परेशानी और चुनौती मिली है, मैं यकीन से कह सकता हूं आप बहुत परिपक्व बने होंगे, आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास आया है, आप एक बेहतर इंसान बने हैं, जिंदगी को अपने दम से जीना सीखे हैं आप। और यही मेरे साथ हुआ। कई लोग पूछते हैं सर आप इतना कैसे ज्यादा जानते हैं, सर आप कैसे कामयाब हुए? तो मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में बहुत चुनौतियां आई हैं, बहुत संघर्ष आए हैं। जितने लोग का आज, जैसे नरेंद्र मोदी, खैर पार्टी की बात नहीं करूंगा, नेता की बात नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी आज इतने अच्छे वक्ता और लीडर क्यों है? क्योंकि पता है वो इसके जीवन में बहुत चुनौतियां आई। अब्दुल कलाम जी इतने महान व्यक्ति क्यों बने? क्योंकि उनके जीवन में बहुत परेशानियां आई। तो आपके जीवन में जितनी चुनौतियां हैं, जो खासकर महिलाएं देख रही हैं, आपको बता दूं, जितने बहनें देख रही हैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में जो चुनौतियां है ना, वही आपकी जिंदगी को महान और सार्थक बना रहा है। तो साथियों, आज का सेशन था यहीं तक मेरा। अगर कोई अपना अनुभव रखना चाहता उन सभी का स्वागत है। वो आई लिखेंगे तो उनको स्पॉटलाइट में मैं जरूर लाऊंगा। और आज के सेशन के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आज सेशन में आए, थैंक यू वेरी मच। तो कोई भी अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो प्लीज राइट आई। क्या आज के सेशन में आपको सीखने को मिला? कौन सी बातें आपको आनंद की? और कैसा आपका सेशन आपकी जिंदगी में योगदान देगा? आप लोग आई लिख के जरूर बता सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी फेसबुक में भी हैं और इतने सारे लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा आनंद आता है। और संडे को एक शानदार आर्ट ऑफ बिहेवियर का भी सेशन रहेगा। मैं जरूर आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग आइएगा। तो श्वेता जी और बहुत सारे लोग का आई आ गया है, तो मैं सबसे पहले श्वेता वर्मा जी को स्पॉटलाइट में लाना चाहूंगा। अनम्यूट करेंगे मैडम, आप स्पॉटलाइट में हैं, सो प्लीज बोलिए। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि बेहतरीन आपने सेशन उसमें दिया उसके लिए। अनम्यूट करिए मैडम अपने आप को फिर से। हाँ जी,
हाँ जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार सर, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि मेरे बोलने का मौका दिए, और इस पैनल में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सर, आज का सेशन ही बहुत ही अल्टीमेट रहा। सबसे पहले तो सर, आज आपने बचपन को जो याद दिलाया, वाक़ई में हँसने के लिए मतलब बचपन बहुत काफ़ी रहता है सर, और मुस्कुराने के लिए जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं, तो ऑटोमेटिक अंदर से एक्साइटमेंट आ जाता है सर, और वो बचपन में लौट जाने का मन करता है सर। तो अभी जब आप जैसे हर चीज़ों को बता रहे थे सर, तो अपना बचपन दिन हम सभी को याद आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम अपने बचपन में ही चले गए हैं। तो बहुत ही सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने हमको हमारे अपने बचपन को एक बार फिर से अच्छे से याद दिलाया है सर। और वो सारे खेल को आपने याद दिलाया है सर, जो वाक़ई में हम लोग अपने काम-काज और अपने मतलब बढ़त में भूल जाए, वो सारी चीज़ों को याद दिलाया है सर। और ये सारी चीज़ें आज के डेट में बच्चे लोग नहीं जान पा रहे हैं सर, वाक़ई में। और ये सारी चीज़ों को हमको अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है सर। और आज का सेशन जो था सर, बहुत ही अल्टीमेट रहा, क्योंकि लोकआहार का सेशन सर जैसे-जैसे निकलते जा रहा है, वैसे-वैसे बहुत ही अल्टीमेट होते जा रहा है। जैसे सर, हम अपनी बातों को कैसे मनवाएँ, कि कोई भी व्यक्ति सर, हम जैसे उसको चिल्ला कर या फिर मार-पीट कर हम उसको अपनी बातों को नहीं मनवा सकते सर। उसके फ़ायदे की बात करना पड़ेगा, और उसे प्यार से उसको समझाना पड़ेगा सर। तब कहीं जाके हम उसको अपनी बातों को मनवा सकते हैं सर। जैसे बोला था सर, मतलब कोई भी जैसे हमको कोई चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम उसको छीन कर या फिर उसको खींच कर नहीं वो कर सकते सर, काम पे नहीं ला सकते हैं। उसको हमको उसकी मतलब फ़ायदे की बात करना पड़ेगा, उसकी योग्यता उसको समझाना पड़ेगा, तब कहीं जाके उस काम को करता है सर। और हमारे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का सेशन है सर, क्योंकि हम एक बिज़नेस में रहते हैं सर, और यहाँ पे हम हर व्यक्ति से अपनी बातों को कैसे मनवाएँ, इसकी अगर हम कला सीख जाते हैं सर, तो 100% हर जगह हम अपनी सफलता को ला के खड़ा कर सकते हैं सर। तो धन्यवाद सर, आज का सेशन के लिए बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा सर। और वाक़ई में जैसे आपका आर्ट बिहेवियर का सेशन रहा सर, वैसे ही आने वाला जो पीपीली स्किल का सेशन है सर, बहुत ही अल्टीमेट होने वाले सर, और इस चीज़ों का हमको बेसब्री से इंतज़ार है सर। थैंक यू वेरी मच सर। इतना ही बोलना चाहूँगी सर। थैंक यू श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टीवी में कौन आ गया है? महेश्वर जी आ गए। चलिए महेश्वर जी, अपनी बात रखिए आप। सर, सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत प्रणाम सर। थोड़ा जोर से बात करेंगे। जी सर। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज का इतना बेहतरीन सेशन देने के लिए सर। और पैनल में जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी साथियों का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आज के इस बेहतरीन सेशन पे आप सबके सामने। आज का सेशन सर जैसे कि ये था, जो कि लोगों को अपनी बातें कैसे मनवाएँ। तो आज का सेशन तो सर अल्टीमेट रहा सर, और इसके साथ में बातें आप बहुत ही बेस्ट सर। महेश्वर जी, आप हेडफोन वगैरह निकाल देंगे, आपका आवाज बहुत धीरे है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है सर क्लियर? अब ठीक है, आप बोलिए इसी में। जी सर। हाँ, तो सर वही मैं बोल रहा था कि आज के सेशन में सर अल्टीमेट तो रहा ही, और आज का वो पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे हम लोग गिल्ली डंडा की बात किए, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खेल को लेकर के। तो आपने उस पॉइंट को बोला सर, जो चीज मैं उसमें नोट कर रहा था तो नहीं नोट कर पाया, चेथी वाला मार वाला खेल तो मेरे को बहुत ज्यादा याद आता है। तो बचपन में मैं उस खेल को खेला सर, तो मेरा जब दांव पड़ता था ना, और मेरे को जब चिट्ठी में मारते थे, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन सामने वाला का जब दांव पड़ता था और मेरे को जब मौका मिलता था मारने का सर, बहुत मजा आता था, बहुत मजा, कि शायद उस मजा को मैं याद कर रहा था अभी, कि वो दिन मेरे को फिर से याद आ गया। और निश्चित ही सर, ऐसा बचपन में हम लोग खेल खेले हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमें याद आता है, तो वो दिन भी बोलते हैं कि कभी मैं प्लांट में भी रहता हूँ सर, तो अचानक से वो समय याद आता है, तो कहाँ के चले हम लोग बड़े हो गए। अच्छा खासा उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे, कोई टेंशन नहीं, स्कूल जाओ बैग लेकर के आओ, स्कूल से बैग को फेंक तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सरस्वती माता है, लेकिन बच्चे का उस टाइम का माइंड अलग ही रहता है। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट, घर में अम्मा आए तो खाना निकाल के देती, खाना उना खाओ, फिर निकल जाओ साइकिल पकड़ के घूमने। मतलब अल्टीमेट सेशन सर। आज के डेट में ऐसा मैं बता दूं, 100+ ऐसे पर्सन जुड़े थे, जहाँ पे मेरे खुद की फैमिली की मैं बोलूँ तो मेरी छोटी सिस्टर, जो हमारी सबसे लाडली है, हमारे पूरे बुआ फूफा, मम्मी पापा चाची चाचा के पूरे टीम, अगर बात करें फैमिली में,
सबसे छोटी जो बिलासपुर में ही रहती है सर, तो वो भी सेशन आज अटेंड की है, प्रतिभा साहू करके है। वो बहुत अच्छे तरीके से अटेंड की है और स्क्रीनशॉट से भी शेयर की है। साथ ही साथ हम लोग के यहाँ हमारी मैडम भी वो उस चीज को ज्वाइन की थी। तो मेरे लिए शायद आज का सेशन सर अल्टीमेट होते जा रहा है अब से, क्योंकि मेरे साथ में मेरे घर के सदस्य लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस सेशन को पसंद कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग का जब बात होता है तो बोलते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से सर गाइड करते हैं, एक एक छोटे छोटे चीजों को बताते हैं करके। तो सर आज के सेशन के लिए अगर हम बात करें लास्ट में, वही इसी तरीके से सर हमारा बिजनेस भी है। और निश्चित ही मैं सर आपसे सीखता हूँ कि हमें लोगों को कैसे जोड़ करके रखना है, और इसका भरपूर फायदा सर मैं उठा पाता हूँ। क्योंकि मैं रहूं भी कहीं पे भी रहूं कोई भी जगह में, तो मैं अगर टीम से मैं बात करता हूँ ना, तो बात करके उनसे उनके माध्यम से डेटा निकलवा लेता हूँ सर। तो सबसे बहुत अच्छा फायदा है सर। और उन हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा जो कि अगर फेसबुक में लाइव हैं और जूम में जितने भी साथी हैं जो हमारे सिस्टम से भी नहीं होंगे, अदर से फील्ड से भी होंगे, मैं उनको जरूर बोलूंगा कि आप जो है आर्ट ऑफ बिहेवियर ट्रेनिंग में जरूर आए। अगर आपको घर को परिवार को अच्छे एक साथ जोड़ करके रखना है तो जल्दी ही आइए इस सेशन पे, क्योंकि हमारे साथ में अभी 1 महीने और बचे हैं। और इस महीने में अगर आप आ जाते हैं तो मैं बता सकता हूँ अभी तक जो भी आपके अंदर में कमी थी या परिवार में बच्चों को जो के अंदर कमी थी, उन चीजों का आज बहुत अच्छे तरीके से दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगेन सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस पैनल पे आए हैं अटेंड किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली रूप से हमारे महागुरु आदरणीय श्री रमेश पटेल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बेहतरीन सेशन दे सर, इसके लिए सर थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर जी, आपने बहुत अच्छा बचपन पित्तुल चेतुल का याद दिला दिया, आपको भी काफी आनंद आया। जी जी सर। थैंक यू। गीता सिदार मैम अपना अनुभव रखेंगे प्लीज। प्रणाम सर जी, और पैनल में आए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर जी आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट से अल्टीमेट सेशन रहा सर। और आज का जो सेशन है सर सबसे पहले तो आप बेटियों के बारे में बताए, तो सच में सर बेटी घर की लक्ष्मी होती ही है। मेरी 3 बेटी हैं, तीनों लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती जैसे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे तीनों बेटी लड़की हैं और वो समझते हैं कि मैं ख्याल रखते हैं, मैं उनकी ख्याल रखती हूँ सर। और बहुत सारी चीज जो आप बताते हैं सर, कई सारी चीज को वो लोग अभी अपना नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आगे चल के जो भी अच्छी बातें हैं सभी को अपनाने वाले हैं सर। तो आज बेटियों के बारे में जो बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हर बेटी जिनके मम्मी पापा हैं जो बेटी हैं उनको गर्व करना चाहिए कि उनके पास में बेटी है। और सर यहाँ पे जैसे कि कुछ सीखने के लिए अगर मिल रहा है तो वहाँ पैसा दूरी और समय को नहीं देखना चाहिए, तो सही है सर। वही इंसान यहाँ पे सफल हो सकता है जो न पैसा को देखे, न दूरी को और न समय को करके। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था सर। यहाँ पे अभी आने वाले जो आपके और सेशन हैं पीपल फॉर स्केल के बारे में, तो सर ये जो सेशन है मेरे को भी जरूरत है, बहुत सारी कमियां हैं और मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मैं ये सेशन दिलाऊंगी सर। इसके लिए मैं वहाँ अपना जो ऐड हो चुकी हूँ। और मैं सभी साथियों को भी बोलना चाह रही हूँ कि इस सेशन में आप सभी लोग आएं और अपने बच्चों को भी इस सेशन का हिस्सा बनाएं ताकि उनके अंदर जो भी कमी है वो दूर हो सके। और यहाँ सर एक कहानी बताए किसान का, तो सच में सर हमारे जो देखने का नजरिया है, मैं भी सर पहले बहुत सारी चीज जो देखती थी कि मेरी जिंदगी में ये कमी है वो कमी है, बहुत सारा मतलब कि कमी ही देखती थी। लेकिन जैसे सिस्टम में आई तो मेरे को लगा सर कि मेरे से अच्छा जिंदगी किसी का है नहीं है, इस टाइप का लगता है जो आसपास को देखती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा कहानी बताई सर। और यहाँ पे इंसानियत को लेकर भी बात किए। सच में सर हमको अपनी इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। आज बहुत कम इंसानियत को मतलब कि नहीं देखने को मिलता है। कई सारे हम मम्मी पापा को देखते हैं जो अपने बच्चे छोड़ चुके हैं और उनको दुख दे रहे हैं, उनके दुख में उनको कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि मेरे मम्मी पापा हैं या मेरे घर के हैं करके। तो यहाँ मैं अपनी माँ घर में देखती हूँ, मेरे भतीजे लोग जो संयुक्त परिवार हैं, मतलब बड़ा परिवार तो भी सब साथ में रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं सर। और वहाँ पे जो गोटिया घर है सर, जो गांव की गोटियां हैं वो लोग 8 भाई के
पूरे बेटा बहुरिया फिर उनके बच्चे, ये सब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं सर। तो ये कहीं-कहीं देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी हमको, इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। और आज जो सर आप बताए सबसे बेहतरीन चीज़ कि आप हमारी बचपन, सर जितने भी आप खेल बताए सर, सब खेल को मैं खेल चुकी हूँ और उससे भी ज़्यादा खेल खेले हैं। समय का पता नहीं चलता था खेलते-खेलते। हालाँकि पढ़ते भी थे और जैसे मास्टर साहब जी बोले कि बस्ता को फेंक देते थे करके, तो ये सब हमारे साथ भी हुआ है। और बेर खाने कहीं क्या-क्या बहुत सारा चीज़ सर, समय का नहीं पता चलता था। मम्मी खोजने जाती थी, खाना-पीना हम भूल जाते थे। तो ये आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा सर। और एक बार जब हम बूट कैंप में गए थे नागपुर, या कौन सी जगह है सर, नागपुर ही है। तो वहाँ पे आप खिलवाए थे सर, फि कुछ खेल खिलवाए थे। उस समय मेरे को बचपन याद आया था और ऐसा लगा कि सिस्टम में आने के बाद हम अपना बचपना को फिर से जी सकते हैं करके। तो वही है सर, जैसे बोले कि कभी तो हम उस फिर से अपने बचपना को जिए करके, तो ये होना चाहिए सर कि कभी भी हम सब टीम मिले तो हम अपनी बचपना को जिए करके। तो आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा सर, और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स सर जी। थैंक यू सर। हमारे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपने काफी अच्छा अपना अनुभव रखा। साथियों, जब छोटे थे ना तो चिचोला भी खेलते थे, याद है कि नहीं? एक समय ऐसा था, पता है, कोई अगर खाता था ना इमली या सीताफल, हम लोग सब बीजा को बीनने के लिए खड़े रहते थे बगल में, वो भी दौड़ था। खैर चलो, दीपक जी अपनी बात रखेंगे। वेलकम, स्वागत है आपका। पटेल सर को नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी को आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में सबका अभिवादन। आज मेरी बेटी है, छोटी बिटिया, और इसका बर्थडे है। इसका नाम भी खुशी है। और मेरी दो बेटी है, एक बड़ी है, उसका नाम है परी अक्षिता, और छोटी है खुशी रक्षिता। नमस्ते करो बेटा। सभी को, सभी की तरफ से तो आज इसका आपको बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बेटा, सबकी तरफ से। थैंक यू बोलो। जाओ। हाँ सर। तो आज का सेशन सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अल्टीमेट सेशन था। और आपने हम सभी को जो है अपना बचपना याद दिला दिया। बचपन में हम लोग गुल्ली डंडा, आमा डंडी और छुपम छुपाई, गोगो स्टेम्पर, तो ये बहुत सारे खेल खेला करते थे, जो भी खेल आते थे। और वो बचपन उस समय का था जो बिल्कुल हर गम से बेगाना था, बिल्कुल मौज मस्ती करते थे और बचपना हम लोगों ने जिया है। आज के बच्चे जो है वो पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर इतना ज्यादा है, प्रेशर है, और हम उनसे उम्मीदें बहुत बांध लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं। और हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा उनसे बन जाती है कि फिर हम उनको जो है उनका आकलन करते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जबकि बच्चे के अंदर जो है कोमल हृदय होता है, तो हम उनकी भावनाओं को समझे। मैं एक टीचर हूं और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी जो जिस स्तर से आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके अंदर बहुत सारी चीजों की कामना होती है, लेकिन वो कह नहीं पाते। तो मेरा भरसक प्रयास रहता है कि उनके लिए थोड़ा बहुत जो कर सकता हूं मैं वो करने का प्रयास करता हूं। और जिंदगी सर अपने लिए जीने के लिए नहीं है, जिंदगी दूसरों के लिए जीने के लिए है। और दूसरों को आप जब देते हो तो ढेर सारा उससे कहीं ज्यादा चीज आपको जो है वो प्यार के रूप में लौटाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं दूसरों के प्रति, और तो देखिए आपकी जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाएगी। और आपका सेशन सर बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं और मेरी वाइफ और बच्चे सभी लोग जो थे सभी सेशन में शामिल हुए है ना। मैंने ब्लूटूथ से जोड़ दिया था, सबने सुना और सभी ने जो सेशन है उसकी बहुत सारी प्रशंसा की और कहे कि हम निरंतर जो है इस सेशन में आएंगे सर, और आगे आने वाले आपके जो सेशन हैं उसको भी अटेंड करेंगे सर जी। और आप सभी को ढेर सारी आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली खुशी बेटा को सारे लोग चैट में करके बधाई दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। अब आपके यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन केक भी खाते हैं हमारी टीम वाले बहुत चाव से। तो जब भी आएंगे सर केक खिलाइएगा हमें, हमारी टीम को। ठीक है, चलो, बहुत बहुत बधाई हो सर। केक भी रखा हुआ है सर, ढेर सारा सर आपका स्वागत भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए मैम। जी सर जी।
नमस्कार सर जी, प्रणाम सर जी। पैनल में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। जी सर जी, आज के सेशन बहुत ही बेहतरीन था सर जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सेशन में सर जी कभी कभी आप तरीके से रुला भी देते हैं सर जी, और आज के सेशन में आप सबको हंसा भी दिए हैं और सब बचपन आज एकदम याद दिला दिए सर जी। सही बात है। आज का जो सेशन में सर जी आप बोले कि बेटियों को लेकर सर जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेटियों को लेकर के बोले सर जी, सही बात है सर जी। बेटियां दो कुल को चलाती है, एक मैके कुल को, एक ससुराल कुल को। उसके लिए सही बात है सर जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वो बेटियों को लेकर के हमेशा आपका लाइन रहते हैं। और सही बात है सर जी, आज की डेट में जिसकी तो बेटी है वो बहुत ही खुश नसीब है, और जिसकी बेटी और बेटा है वो और बहुत ज्यादा खुश नसीब है। जिसके बच्चे नहीं है वो तो बेचारी लोग, मैं देखती हूँ सर जी, मेरे फील्ड वर्क का मेरा काम चलता है तो मैं देखी हूँ 40 गांव के अंतर्गत में मैं हर गांव में ऐसे महिला को पाती हूँ सर जी जिसके एक भी बच्चे नहीं है। तो सही बात है सर जी, आज बच्चे के लिए कई लाखों करोड़ों पैसा लगा रहे हैं, फिर भी उनके नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों को लेकर के हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी सर जी, जिस तरीके से आज हमें आपके सेशन से आज सीख मिली है सर जी, जो बच्चों को लेकर के कि हम अपने बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं या कुछ भी करते हैं तो हम मार देते हैं, उनको भावनाओं को नहीं समझते हैं, कुछ नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, ऐसे करके अपना गुस्सा हम हमेशा दिखा देते हैं। ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है सर जी। और ये भी चीज सर जी, आज के डेट में जो आज सब खेल को लेकर के बातें हुई, हम लोग भी 5 बहन और 1 भाई, 6 भाई बहन होते हैं, जिसमें कि मैं समझती हूँ सर जी कि सबसे ज्यादा जो खेल कूद में मैं ही सबसे ज्यादा की हूँ। जो लड़कों जैसा खेल रहता था हर खेल को मैं की हूँ। बड़ी हो गई थी उसके बाद में खाना नहीं बनाती थी। भिलाई में मेरे बड़े पापा रहते हैं, मेंगू बड़े बाबूजी, वो मेरे को बोले इतनी बड़ी हो गई है, शादी करके चले जाएगी, खाना बनाने नहीं आती है, अभी तक के खेल कूद में ज्यादा ध्यान देती है, ऐसे करके बोलते थे सर जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर के सामने ही बहुत आम का पेड़ है, हम लोग डंडा पचरंगा बहुत ज्यादा खेलते थे सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और जी सर जी, सही बात है, हमारी टीम को लेकर के एक हमारे बच्चे हैं और दूसरी हमारी टीम बच्चे हैं, जो कि हमारे बच्चों को भी हमारे कैसे हमको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, बातचीत को रखना चाहिए, ये सारी चीजें सर जी बिल्कुल आगे से हमारे अंदर में जो भी कमी है उसको हम बिल्कुल सुधार करेंगे। हमारी टीम से वही वादा करेंगे सर जी जो हम कर पाए, ऐसा वादा हम नहीं करेंगे जिसको हम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। बचपन के याद में तो सब खो गए हैं और हम लोग मिलेंगे तिकाऊ और बचपन वाला खेल खेलेंगे। मैं तो महेश्वर के साथ केतुल खेलूंगा। चलो, थैंक यू। आगे हम चाहेंगे लेनो मैडम अपना अनुभव रखे। लेनो नाम है लेकिन नाम सूर्यकांति बहन है। प्लीज रखे अपनी बात। जी सर, आज के सेशन के लिए सर कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर जी, आपने पहले में बताया सर जी कि हर जो माता पिता होते हैं सर, बच्चे की नए मेहमान आने की ख्वाहिश रखते हैं, और जब भी गर्भ में आ जाते हैं सर तो सच में बोलते हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा, नाम क्या देंगे सर। तो ऐसे बोलते हैं सर। मेरे को भी जल्दी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई सर, 6 साल बाद हुई। तो हम लोग भी, मेरे ससुराल वाले, मायके वाले सब परेशान रहते थे, मैं खुद परेशान रहती थी कि मैं शायद माँ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, बहुत चिंतित रहती थी सर। तो 6 साल बाद जब हुआ तो सच में बोलते थे कि क्या होगा, हमारे सर जी ऐसे बोलते थे। तो सर जी बोलते थे कि बेटी होगी, ऐसे बोलते थे। तो सच में सर मेरे को बेटी ही हुई पहले, और हमने सर उसका नाम रखा नेहा, और बहुत खुशी हुआ सर। और जब बेटियां पैदा होती हैं सर, छोटी रहती हैं, तो इतना खुशी महसूस होता है सर कि जिंदगी पूरा स्वर्ग बन जाती है। लेकिन जब ही बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल से, कॉलेज स्कूल से लेकर बढ़ने लगते हैं, तो सर वो खुशियां थोड़ा थोड़ा कमी होता है। बच्चे बात भी जैसे नहीं मानते हैं, तो ये बच्चे कैसे बात नहीं मानते हैं, हम लोगों को ऐसे लगता है सर। लेकिन हम ही ऐसे हैं, माता पिता हैं, कि उनको एक अच्छे तरीके से बात नहीं मनवा पाते हैं, उसी का कारण हो जाता है सर जी। जब से मैं सर आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, मेरे बच्चे लोग मेरा बहुत बात मानते हैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये बात बोलूंगी तो ये बात वो लोग कैसे मानेंगे। तो बिल्कुल सर जी, आज मेरे घर में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। आपने बताया सर जी कि ज्ञान ज्ञान जो होता है सर, सच में ज्ञान एक ऐसा धन है, सोना चांदी हीरे मोती जितना भी धन है सर, उसको तो चोरी का डर रहता है, नुकसान होने का डर रहता है। ज्ञान हमारा एक ऐसा धन है सर जी कि जिसको हम जितना भी बांटें उतना हमारा बढ़ता है सर। तो हमें जहां से भी ज्ञान मिले
तो बिल्कुल हमें ज्ञान हमें बटोरना चाहिए सर। आपने बताया सर कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कड़क सिंह का जो एक सुभ्रक नाम का जो घोड़ा था, उन्होंने सर दुश्मन को मार करके उनके जान को बचाया और अपना वफादार स्वामी भक्त होने का प्रूफ किया सर जी। तो यहाँ पे हम तो इंसान हैं, हम भी स्वामी भक्त बनेंगे और बहुत अच्छे से सीनियर जूनियर के साथ रिश्ता रखेंगे सर। आपने सर बताया कि बचपने के खेल को लेकर सर, मैं तो एक छोटा से गांव से हूँ सर, और छोटा सा गांव है और नदी है सर हमारे गांव के किनारे में। तो ज्यादा दिन तो सर, ज्यादा हम लोग का समय सर नदी में बीतता था। कभी कभी बुलाने चले जाते थे सर घर वाले, इतना मछली पकड़ते थे वहां पे। और क्या मीनार, आप जो बोले सर मीनार बना बना के खेलते थे, कभी पैर को दबा करके वहां पे ये बनाते थे सर। बहुत अच्छा लगा सर, आप पूरा बचपने का याद दिला दिए सर। और नदी है तो जैसे बारिश के मौसम में पहले नदी जब बढ़ के आती थी, भर भर नदी जब आता था सर, हम एकदम बिल्कुल भी नहीं डरते थे और पेड़ में चढ़ चढ़ के वहां से कूदते थे सर। आज के बच्चे अभी ऐसे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हम भी हमारे बच्चों को उनका बचपना दे सर और खेलने कूदने के लिए बिल्कुल भी सिखाएंगे। और यहाँ पे आपने बताया सर, माने बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जी जो हैं, जी सर मैं उनके बारे में भी पढ़ी हूँ। अल्पस पहाड़ को पार करने के लिए उसके जितने सैनिक सर डरते थे, सही बात है, हमारा सेफ साफ एक ऐसा काम है जिसको हम आगे करने के लिए सर बहुत ज्यादा डरते हैं कि फील्ड में कैसे जाएंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे। हम लोगों को ऐसे लगता है सर, लोग ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितने सारी परेशानियां आती है सर। हर व्यक्ति अपने परेशानियां को गिनाते हैं सर, जो कि हमको ये बोलना चाहिए कि अल्पस पहाड़ जैसे एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ को पार करने के बाद हमको मिलेगा अल्पस का बड़ा पहाड़। तो सही बात है सर, हम अल्पस की पहाड़ की तरह इसको क्रॉस करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे और डायमंड से कहाँ तक पहुंच जाएंगे सर, बिल्कुल ही हम लोगों को पता नहीं चलेगा। और बहुत ज्यादा आज का जो सेशन था सर, बहुत ही बेहतरीन था सर। हमें हमारे टीम वालों का तारीफ करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए सर, और दोस्ताना हमको रिश्ता रखना चाहिए। अपने बच्चे, घर में हमारे एक बच्चे हैं, एक परिवार है सर, और टीम में भी हमारे बच्चे हैं, तो उनके भावनाओं को कद्र करते हुए सर हम उनको आगे बढ़ाएं। कभी भी न डांटें, न धमकाएं, जोर से न चिल्लाएं। बोलते हैं सर, प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, जब हरी था तब मैं नाही। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग इतना डांट देते हैं कि वहां पे सर हम लोगों को गुस्सा करते हैं। और बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा आज का सेशन था सर, और हमें विनम्रता से सबके साथ पेश होना चाहिए सर, बुजुर्गों के साथ भी विनम्र व्यवहार रखना चाहिए सर। और बहुत बहुत तहे दिल से सर धन्यवाद सर जी आपको। थैंक यू। आपका जो सेशन रहता है, खासकर आखिरी में आप आए, आपको पता है आप बेस्ट स्टूडेंट हो, सबसे अच्छे विद्यार्थी हमारे पूरे पैनल में। आप हो बहुत अच्छा, अपनी बात को पूरा गंभीरता से ट्रेनिंग लेते हैं, पेन और डायरी नोट करते हुए, वीडियो ऑन किसी का रहना रहे, इस बहन का रहता है। बहुत बहुत बधाई। और मछली पकड़ने को बता दिए, मैं बामी डेंगचुल विकट पकड़ा हूँ, और कहीं मौका मिले कहीं छुट्टी मनाने जाएंगे। मछली पकड़ी हूँ, खाती नहीं थी लेकिन पकड़ने जाती थी सर, बहुत मजा आता था। बहुत मजा, मैं पता है अभी कई बार कार में दूसरे जगह ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ, नदी देखता हूँ तो उतर के पकड़ता हूँ मैं अभी भी। चलो ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। विश ऑल बेस्ट, सभी खुश रहो, मस्त रहो और अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जियो। ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।